शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब ये जो आपकी जो जर्नी चालू हुई, ये कैसे चालू हुई पॉलिटिक्स में? ऐसा था कि हम लोग गांव से पहले यहाँ पे आए, नौकरी और पैसे के लिए आए। कुछ दिन हमने नौकरी भी किया, कुछ दिन हमने किराना की दुकान भी चलाई। तो आपकी जो पहली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ा कि वो बीजेपी थी, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे। देखिए, मेरी राजकारण जो शुरुआत हुई ना, बजरंग दल से शुरुआत जी। हुई। राम कृपाल उपाध्याय जी जो बोरीवली के थे, उनके पिताजी के माध्यम मैं आज की बात, मेरा एक ही नारा है, भाजपा से वैर नहीं, भ्रष्ट नेताओं को खैर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मेरा वैर नहीं है। और उसमें लिखा कि ज्योत्सना हसनालय के पति श्री प्रताप बलिराम शिंदे के नाम से शोरूम है। शर्मा जी, कभी आपको ऐसा थ्रेट्स आए हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा निडर और जनता की आवाज़ हमेशा बुलंदी से आप उठाते? अभी दीवार पिक्चर की डायलॉग है, रिश्ते में हम तेरे बाप लगते हैं। जिनको ABCD के राजकारण हमने सिखाया, चाहे इनका भी मैंने नाम लिया, तो हमको क्या डराएंगे। लेकिन अभी हाल ही में अभी हमने वीडियो देखा कि मीरा देवी के ऊपर आपने टिप्पणी की, और वो एक स्थानीय नगर सेविका है। मैंने तो कहा, हम है हिम्मत तो हमारे ऊपर जाके मानहानि का दावा करें। कब तक मिल रहा है BSEP के जो योजना है, सारे लोगों का घर कब तक मिल रहा है आपके साथ? देखिए, अभी महापालिका को कंगाल बनाती है, मैंने पहले ही कहा, एकदम हालत खराब है। आप 10-20 लाख का काम नहीं होता। आप एक बता दूं उदाहरण, तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स उनको केस के बारे में बताएं, कैसे हुआ, क्या हुआ? एट्रोसिटी एक जो केस होता है वो जल्दी निकलता नहीं। देखिए, मेरे ऊपर 2001 में केस हुई, तो 2002 के चुनाव के पहले इन लोगों ने सोचा कि किसी भी तरह से इसका करता धरता कौन है, राममोहन शर्मा। तो राममोहन शर्मा को अटकाया जाए तो ये जो है सकी सत्ता काबिज हो सकते हैं। तो राममोहन को ऊपर आने में या ऊपर लाने में कहीं ना कहीं यहाँ के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का, भ्रष्ट समाज सेवकों का हाथ रहा है। पहला जो मेरा सवाल है, जैसे 300 करोड़ की जमीन 3 करोड़ का अभी हमने रील्स भी देख रहे, बहुत वायरल हो रहा है। देखिए, एक नई नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में संस्था को जगह दी जाती है। बोला ना, ये बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं वापस कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी योगी जी की पार्टी नहीं। यहाँ पे बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है, और ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर करके चुनाव में जीतते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फाइनली हमारे बीच एक ऐसे शख्स जो कि वार्ड क्रमांक 14 में, इन्हें कहा जाता है ये उत्तर भारतीयों के नेता है, और जब जब उत्तर भारतीयों पर अत्याचार हुआ तब तब इनका नाम बहुत ही आगे दिखा हमें, और हर जगह से इन्होंने सपोर्ट किया। आज फाइनली शिवसेना के वार्ड क्रमांक 14 के उप जिला प्रमुख राममोहन शर्मा जी आज फाइनली हमारे बीच आ गए। राममोहन शर्मा जी, नमस्ते। कैसे? नमस्कार। कैसे? बढ़िया। शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मतलब ये जो आपकी जो जर्नी चालू हुई, ये कैसे चालू हुई पॉलिटिक्स में? ऐसा था कि हम लोग गांव से पहले यहाँ पे आए, नौकरी और पैसे के लिए आए। कुछ दिन हमने नौकरी भी किया, कुछ दिन हमने किराना की दुकान भी चलाई। लेकिन जब मैं पांडुरंगवाड़ी में रहा करता था, तो मैंने लोगों की असुविधा जो दिख रही थी, वहाँ पे पानी का बहुत बढ़िया सुविधा थी, शौचालय की बढ़िया सुविधा थी, वहाँ पे कांग्रेस के नगर सेवक थे, वहाँ भी रास्ता का भी, तो हमने उस चीज़ की शुरुआत की। आपको पता नहीं होगा, कम से कम मैंने पूरे उस एरिया के अंदर से लेकर के रायकरवाड़ी, पांडुरंगवाड़ी, जनता तबेला, ये सभी जगह के मिला के कम से कम 400 से 500 लोगों को मैंने राशन कार्ड बनवा के दिया उस टाइम से। कभी पुलिस चौकी का मैटर होता था, काशीमीरा पुलिस स्टेशन हुआ करता था, तो हमने देखा कि लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। तो एक स्कूल में जब मैं पढ़ता था 10वीं में, तो उसी समय से समाज सेवा की एक मन के अंदर धारणा पैदा हुआ था। और लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि महाराष्ट्र की धरती और खास करके काशीमीरा की धरती पे जाऊंगा और वहां जाकर के मैं समाज सेवा करूंगा, राजनीति करूंगा। लेकिन एक समय आया, एक वक्त आया कि उस मोड़ पे ला करके मुझे खड़ा कर दिया, तभी से मैंने सेवा करने की काम शुरुआत कर दी। जी, और जैसा आपने बताया कि मैंने सेवा करना आपने स्टार्ट किया, तो आपकी जो पहली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ा कि वो बीजेपी थी, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देखिए, मेरी राजकारण जो शुरुआत हुई ना, बजरंग दल से शुरुआत हुई। राम कृपाल उपाध्याय जी जो बोरीवली के थे, उनके पिताजी के माध्यम से हम लोगों ने बजरंग दल में ज्वाइंट, हमारे चाचा ज्वाइंट हुए, उनके साथ साथ में हम भी उनके साथ साथ में हर जगह मीटिंग में मैं जाया करता था। और साध्वी रीतमराज जी की भाषण, अशोक सिंघल जी की भाषण, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषण सुनने के लिए कल्याण, रीतमराज जी की भाषण सुनने के लिए चेंबूर, मुलुंड, इसी जगह पे जाया करता था। और उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी में आने का जब हमने 94 से जब यहाँ पे आया काशीमीरा में, तो किसी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान से हमने समाज सेवा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की जब मीरा भाईंदर अलग भी नहीं हुआ था, थाना नवी मुंबई और मीरा भाईंदर आता था, तभी युवा का कार्यकारिणी सदस्य था, मैं जिले के ऊपर में था। और उसके बाद बीजेपी से शुरुआत हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, 1997 के चुनाव हुआ। 1997 के चुनाव के चुन के आने के बाद शेड्यूल कास्ट की सीट थी। उस समय केशीनाथ जी म्हात्रे 16 नंबर प्रभाग उस टाइम पे था, गौठन एरिया, और 15 नंबर प्रभाग यहाँ से थी श्रीमती ज्योत्सनाताई हसनाले। शेड्यूल कास्ट की सीट होने की वजह से एक खड़ा हुआ। लेकिन दोनों की फॉर्म भरने से लेकर करके टीएन सेशन का उस समय कानून आया था, आचार संहिता, ये सारा चीज देखना, उनका खर्च जमा करना, ये सारी चीज मैंने वहीं से शुरुआत की। एक 1998 की बात है, जनता नगर जो अभी बीजेपी का कार्यालय है, उस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ज्योत्सनाताई हसनाले को कार्यालय में बुलाया। और बुलाने के बाद उनके साथ में मैं भी पहले से था तो आया, लेकिन मुझे उन लोगों ने बाहर ही रुका दिया और उनको इस प्रकार का टॉर्चर किया कि वो रिजाइन देने जा रही थी, लेटर लेकर। रिजाइन देने के लिए जिन्होंने उनको खड़ा किया था, केशीनाथ जी म्हात्रे, उनको रिजाइन देने जा रही थी। तो उस रिजाइन को मैंने रोका और मैंने कहा कि यहाँ की जनता ने आपको 1500 जनता ने चुन करके दिया है, आप रिजाइन दोगे उसका क्या है? और इनके बताओ, इनके झगड़े किस लिए हुए थे? जो अभी जनता नगर की जो 6 नंबर इमारत है ना, 6 नंबर और 7 नंबर जो बने, उसके पीछे एक दीवार थी, सरदार जी रहते थे, अमरजीत सिंह सरदार जी। उनके पीछे रिटर्निंग वॉल, पत्थर की दीवार बनाने के लिए पैसे वसूलने की बात हुई। ज्योत्सना हसनाले जी के नाम पे पैसा वसूला गया, कुछ महिला पदाधिकारी के पास जमा किया। इस बात ज्योत्सनाताई हसनाले जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा मैंने तो 1 रुपया लिया ही नहीं। करेक्ट। तो इस बारे में मीटिंग बुलाई गई, लेकिन उस मीटिंग में हमको दरकिनार किया गया। तभी मैंने सोचा कि इस अपमान का बदला मैं कब लूं, और मैंने उस समय से ज्योत्सनाताई हसनाले को निस्वार्थ मैंने साथ दिया। और आपको पता होगा कि 2012 तक रामभवन शर्मा का न कोई विजिटिंग कार्ड था और न कोई पद पे था जी। जब 2012 में राष्ट्रवादी से आसिफ पटेल जी को उम्मीदवारी दी, ज्योत्सनाताई हसनाले को उम्मीदवारी दी, गिलबर्ट सेठ ने कहा कि तुम्हारी बात मैंने 2007 में जिद करके ज्योत्सनाताई हसनाले को टिकट नहीं मिल रही थी 2002 में, आपको बता देता हूं। उस वक्त स्वर्गीय प्रकाश ठाकुर जी नगर सेवक थे, गिलबर्ट मेंडोसा जी वहां से करते थे। उनकी ऑफिस के अंदर हमारे नजमा भाभी, गौरी श्रीवास्तव जनता नगर की थी, 500 पब्लिक को लेकर के मैं रोड पे सो गया और उनकी ऑफिस के ऊपर कांच भी फोड़ दिया मैंने। उसके बाद भी हम लोग क्या टिकट मिला नहीं। फिर स्वर्गीय आसिफ पटेल जी बाहर निकले आए, मेरे को बोले रामभवन मैडम की टिकट कापला। मैं वैसे ही मतलब ये भी फॉर्म कहा, मोहन पाटिल जिला अध्यक्ष थे, तो हमने महापालिका में उनके पीछे पीछे गया और बोलना नहीं चाहिए, बड़े का अपमान होगा। मोहन पाटिल जी के मैंने अपनी ताकत लगा के मोहन पाटिल से हाथ से मैंने 3 एबी फॉर्म छीन लिया। और आपको पता होगा कि जीविताई नगर सेविका पहले भी खड़ी हुई थी कांग्रेस से, लेकिन चुनाव हार गई थी। मैं उनके घर पे गया, बोला ताई आपके पास जात का प्रमाण पत्र है क्या? बोले हाँ। मैं बोला आज से आपका दूसरा व्यवसाय बंद, हम चुनाव लड़ते। बोले मैं हार चुकी थी, प्रफुल्ल पाटिल जैसा व्यक्ति हमको चुनाव खड़ा किए थे, लेकिन हम हार चुके थे, अब मैं कैसे जीत पाऊं? मैं बोला आप उसकी बात छोड़ो। तो उस वक्त जो है गिलबर्ट मेंडोसा जी ने आत्माराम गावन को टिकट दिए, जीवी वार्डे का, ज्योत्सनाताई का मैंने खींच करके टिकट लिया। मोहन पाटिल का बिहार और यूपी के भाषा में बोलेगा तो गट्टा एंड करके मैंने उनसे 3 फॉर्म छीना। एक एबी फॉर्म मैंने सूर्यकांत भोईर जी को दिया, दूसरा ज्योत्सनाताई हसनाले जी को दिया, और तीसरा जीवी वार्डे के सामने कोई पार्टी के अंदर कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आदरणीय भूतपूर्व सांसद संजीव नायक जी ने और वहां के सचिव गुरुनाथ कुलकर्णी जी थे, राजू भोईर की सिफारिश करने के लिए गए और हमने एबी फॉर्म ले लिया। और एबी फॉर्म लेकर मुझे कायदा मालूम था कि यदि पार्टी किसी को 2 एबी फॉर्म देती, 2 उम्मीदवार को एबी फॉर्म देती है, लेकिन जो फॉर्म भरेगा पहला वो ग्राह धरा जाएगा। उस वक्त नहीं कहना चाहिए, लेकिन समय आपने सवाल छेड़ दिया है। उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर के चुनाव लड़ी। शेड्यूल कास्ट के सीट पे उनके शिवसेना ने उनके जीजा को उतारा। जीजा जी ने वहां पे जोरदार विरोध किया। कभी ज्योत्सनाताई हसनाले जी को इंटरव्यू लेंगे, वहां पे रो पड़ी। लेकिन मैंने उस कायदे के अनुसार 52 नंबर उनका था, किसका? सूर्यकांत भोईर का, और 14 नंबर जो है उसके बाद इनका नंबर था राजू भोईर का। तो सूर्यकांत भोईर का फॉर्म धरा गया और ज्योत्सनाताई का फॉर्म हमने पहले भर दिया था। संजीव नायक ने सिफारिश किसके लिए की? यहाँ पे शांताराम ठाकुर के। लेकिन ऐसा हमने होने नहीं दिया और हमने तीनों के तीनों उम्मीदवार को लाया
और दिल खोल करके प्रचार किया। आप बच्चे होंगे उस समय, आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, और लोगों से पूछ सकते हैं, आपके रिश्तेदारों से। उनके साथ में सिर्फ ओनली वन मैं था, मतलब थैला ढोने से लेकर पर्ची बांटने से लेकर करके भाषण देने तक के मैं ही था। और आपने देखा कि 2002 में बहुमत से लाया, दुगना बहुमत से लाया। और उस वक्त हमने नीलकमल नाका से लेकर करके दत्त मंदिर तक के सभी के घरों में गया। मैं बोला रोड एकदम संकीर्ण है, पतला है, इसको चौड़ा करेंगे, नीचे दुकान ऊपर मकान। भैया लोग की यही निशान, एक नारा दिया, ऊपर मकान नीचे दुकान, झोपड़पट्टी की यही निशान है, 2 नारा दिया। और हमने लोगों ने साथ दिया। शिवमूर्ति नाइक करके उस वक्त आयुक्त थे, और उस रोड को चौड़ा किया। पब्लिक को इतना फायदा हुआ कि दुगना मतों से भाजपा के लोग 550 में सिमट गए, बाबूराव शिंदे जी 300 में सिमट गए, उसके बाद बासंती बट्टा थी, वो भी 450 में सिमट गए। फिर उसके बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अब की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उस वक्त ऐसी नहीं थी। आज खास करके कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ना मीरा भाईंदर में विकास के काम को हमेशा विरोध करने का रहा है। मैं रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा, दिन और तारीख के साथ, तो यहाँ के पुराने लोग उनको पता होगा कि ज्योत्सनादय हथनाले के माध्यम से वहां पे जनता नगर में पानी बोरिंग मार रहे थे। तो रोहिदास पाटिल काका थे, उस समय जिला के अध्यक्ष थे। उन्होंने जाके कलेक्टर से तकरार किया कि भूतपूर्व नगराध्यक्ष प्रफुल्ल पाटिल रात में खड़ा होकर के वहां पे बोरिंग मार रहा है। तो क्या जवाब दिया होगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। कलेक्टर जी ने कहा कि काका जी, कोई नगराध्यक्ष तो शाम के बाद फोन नहीं उठाता है, धन है कि प्रफुल्ल पाटिल जी जो कि वहां पे खड़ा रह करके बैठ के रातों रात बोरी मारता है, उनको आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। फिर वहां से बैरंग लौटे। फिर आपको बता दूं कि जनता नगर में पानी चढ़ाने की ये संकल्पना हमने लाई, डोंगरी पे 12 मंजिले के ऊपर पानी देने का। उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया, पिंजरा लगा के हमने वहां पे उद्घाटन किया, और सबको पता होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में आज की बात, मेरा एक ही नारा है, भाजपा से वैर नहीं, भ्रष्ट नेताओं को खैर नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मेरा वैर नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जिस तरह से विकास के अंदर बाधा लाने वाले जो थे, इसका मेरा विरोध था। और मेरे मन में एक खलता था कि आपने, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकारिणी सदस्य होकर के युवा मोर्चे का, और हमको आप मीटिंग में बाहर रखते हो, तो इस अपमान का बदला मुझे लेना का था। और मैंने लिया। 2002 में भी उनको गिराया, 2007 में भी आपको पता होगा, उस वक्त 2 सीटें हो गई, एक 76 नंबर और 75 नंबर। तो ज्योत्सनादय हथनाले का कहना था कि हमको 75 नंबर में लड़ना है, 76 नंबर में महिला सीट हो गई है, वहां पे हमने सब काम कर दिया है, रास्ता बनाए, लाइट का खंबा डाले, सार्वजनिक शौचालय बनाए, जो भी करना था सारा काम किए। और लोगों ने, जनता ने भरपूर साथ दिया। एक आवाज पे 500, 600, 700 लोग उतरते थे और नगर पालिका, महानगर पालिका घेराव करते थे। हमने जो भी काम किया यहाँ पे संघर्ष के साथ में काम किया और ठोक बजा के काम किया, इसलिए आज विकास दिख रहा है। जी, जैसे आपने बताया कि विकास दिख रहा है, और बैक टू बैक, मतलब आपने सपोर्ट किया, सपोर्ट करने का तो बैक टू बैक नगर सेविका भी मैडम बने। लेकिन इसी के साथ में एक सवाल और भी उठता है कि मतलब जब मैडम और आप अलग हुए, तब आप क्यों नहीं नगर सेवक बना पाए? देखिए, ऐसा था कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं कि हम यहाँ पे कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ेंगे। एक समाज सेवा करने की भावना थी, धारणा थी। यही कारण है कि 2012 तक मैंने 2012 तक मैंने कभी ये नहीं बनाया, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया, कहीं आपने कपड़े के पोस्टर रहते थे उस पर कहीं नाम अपने मेरे नहीं देखे होंगे, बैनर में नाम नहीं देखे होंगे। हमने कहा ना 2007 के चुनाव में अनिल भोसले खड़ा हुए भारतीय जनता पार्टी से, और एक सहानुभूति थी उनके प्रति, क्योंकि ये 2 बार नगर सेविका रह चुकी थी। तो एक सहानुभूति था कि एक लड़का को, इस आदमी को खड़ा करेंगे और इसको चुन करके लाएंगे। लड़ाई बहुत टफ की हुई, फिर भी हमने उस वक्त 47 वोट से ज्योत्सनादय हथनाले वहां पे विजयी हुई, क्योंकि काम हम लोग करते थे और काम के कारण लोगों ने चुन करके दिया। 2012 में किसी, आपको बता दो, आप कई बार ऐसी चर्चा होती है कि राममोहन शर्मा ने झोपड़ा तोड़वाया जी, लेकिन बात ऐसी है, एक लालमणि पांडे और एक राजकुमार सिंह करके व्यक्ति नासिर साड़ी कंपनी के पास में, बेचारे 3 लोग थे, 3 लोग को रूम की जगह दिया था, रूम बना करके दिया था, और बनाने के बाद किसी कारण बस लोग रहने के लिए गांव चले गए, कुछ कारण, बीमारी के कारण, कोई शादी के कारण, इन लोगों ने रूम दोनों को बेच दिया। इनको दोनों, वो लोग हमारे पास आए, दोनों को हमने समझाने की कोशिश की तो नहीं माने। तो उन लोगों ने कहा कि एक काम करिए, इस रूम रहेगा हमारा जगह, तो हम कब्जा कर ले। तो हमने 3 रूम का पत्र दिया था। आज भी वो किसी पेपर में कटिंग में आता होगा, या आज भी कटिंग है तो आप उसे देख लेगा उसको, कि 3 रूम का ही मेरा पत्र था। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के खास करके उस झोपड़े के अंदर तोड़ने का सबसे बड़ा यदि रोल रहा होगा, तो आज कांग्रेस के लीडर
के पिताजी, नगर सेवक के पिताजी केशीनाथ म्हात्रे का हुआ। जी। उन्होंने कम से कम 500 से 700, अभी स्नेहल गार्डन में सौभाग्यवती सुनीता गाड़वे अभी भी जिंदा है, जाके पूछिए कि 500 से 700 लोगों का बोगस सिग्नेचर बनाया। और लेटर बनाने वाला जनता नगर का भवन राव खरपड़े, और उसमें लिखा कि ज्योत्सना हसनालय के पति श्री प्रताप बलिराम शिंदे के नाम से 100 रूम है, ज्योत्सना हसनालय के 25 रूम है, राम मोहन शर्मा के 25 रूम है। और उस वक्त क्या हुआ, बार बार ये लोग लेटर लिखते थे, बार बार लेटर लिखते। महापालिका पक्की, एक दिन का बात है कि पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर के दौरे पे आने वाले थे। गोल्डन स्पेस उस वक्त के नगराध्यक्ष थे कांग्रेस के तुलसीदास म्हात्रे, उनको इन लोगों ने जाकर के बार बार ब्रेन वॉश करने का, इधर कुछ भी करना है तो इनको गिराने के है, तो ये कांग्रेस की सत्ता लानी है तो ये काम करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक ऑनेस्ट मुख्यमंत्री थे, ईमानदार थे। उन्होंने देखा कि नगराध्यक्ष इस बार की बात कर रहा है और नगराध्यक्ष की बात यदि आयुक्त नहीं मान रहा है तो ये गलत है। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने तत्काल आदेश दिया, विक्रम कुमार करके सच्चे और ईमानदार उस टाइम पे महापालिका के कमिश्नर थे, उनको आदेश दिया। तो उनके आदेश के तहत उस दिन कार्रवाई हुई। लेकिन इस कार्रवाई के यदि कोई मेन कसूरवार है तो केशीनाथ म्हात्रे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनिल भोसले लोग हैं। जी, अभी आपने तो मतलब ओपनली सबका नाम ले लिया। अभी शर्मा जी, कभी आपको ऐसा थ्रेट्स आए हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा निडर और जनता की आवाज हमेशा बुलंदी से आप उठाते, कभी किसी का फोन वगैरह आया, थ्रेट्स वगैरह दिया आपको किसी? आपको बता दूं, अभी दीवार पिक्चर की डायलॉग है, रिश्ते में हम तेरे बाप लगते हैं। जिनको ABCD के राजकारण हमने सिखाया, चाहे जिनका भी मैंने नाम लिया, तो हमको क्या डराएंगे। मैं किसी के भ्रष्टाचार में जाता नहीं हूँ और किसी के बीच में जाता नहीं हूँ। हम लोगों का काम करते हैं, लेकिन काम करने के वजह यदि कोई बीच में आड़ा आएगा तो भी एक बार मैं एक पैर खींच, लेकिन विकास के काम में कोई रोड़ा आएगा तो मैं उसको बिल्कुल बकसता नहीं। और मरने और जीने की जो सवाल रही तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं किसी का खाया नहीं तो मेरे को डर नहीं। आप कभी 3 बजे मेरे को देखो, कभी 4 बजे फोन करके बुला के देखो, मेरा कोई डर नहीं, मैं किसी से खाया नहीं। लोगों ने मेरे ऊपर पहले 2012 में बहुत सारा आरोप लगाया, उनके पीछे पैसा लेती है। आज तक सारी पार्टियां, अभी हमारा शिवसेना जो अभी है, इसकी भी पार्टियां के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग हमारे खिलाफ में प्रूफ सबूत देते ही रह गए, आज तक दे नहीं पाए। मतलब खाली वर्बल कम्युनिकेशन पे वो आरोप लगा रहे हैं। छीटा कसी करना मुंह जो है ना, ये चमड़े की है, इसको बोलने के लिए पैसा नहीं लगता। शायद पैसा लगता ना तो लोग एक शब्द भी नहीं बोलते। लेकिन एक बता देता हूं कि एक हमारे जैसे व्यक्ति से सीख तो लो, सीखो तो सही। क्या चीज है, किसी की भाषण देना मैंने सिखाया, किसी को राइटिंग में लिखना सिखाया, तो इस प्रकार का हमने काम किया। तो हमको डर किस बात का है, हम किसी का खाया नहीं। किसी का यदि उधारी होगा तो आज नहीं तो कल देंगे, किसी लिया दिया ये किया, लेकिन मैंने किसी का, आज तक मेरे को ये लोगों ने आरोप लगाते थक गए। 5 साल नगर सेवक भी रहे, वापस 10 साल से यहाँ पे सत्ता रही, 2007 से लेके 12 जनता नगर में रही, 12 से लेकर 17, 17 से लेकर 22, आज तक सबूत पेश नहीं कर पाए लोग जी। लेकिन अभी हाल ही में अभी हमने वीडियो देखा कि मीरा देवी के ऊपर आपने टिप्पणी की, और वो एक स्थानीय नगर सेविका है और काफी अरसों से नगर सेविका है। तो मैंने तो कहा, हम है हिम्मत तो हमारे ऊपर जाके मानहानि का दावा करें। 2399 झोपड़पट्टी कब्रस्तान के टाइम के बगल में सार्वजनिक शौचालय ज्योत्सना हसनालय के टाइम पे बनाया गया था। उस शौचालय पे 100 रुपीज के एक स्टैम्प पेपर पे मीरा देवी ने लिखती है कि, अभी उसका नाम मैं सबूत दे दूंगा, आप मेरे को जिस दिन कहेंगे 2399 झोपड़पट्टी, मीरा भाईंदर के जो BSUP योजना की जो ये थी मैप है, मैं लिखा था WC मतलब टॉयलेट। उस टॉयलेट को इन्होंने 1.5 लाख रुपया में एक यादव से खरीदी, मीरा देवी यादव, और फॉर्मेट उसका मैंने विरोध किया। उसके बाद और मेरे साथ में एक व्यक्ति विरोध की, जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता बालम्मा बाजी, हम दोनों को विरोध करने के बाद वो घर उनका रद्द हो गया। लेकिन इसके बाद भी उनकी एक दुकान थी, दूध की दुकान जनता, उसके ऊपर भी इन्होंने पीछे का घर, अधिकारियों की मिलीभगत से पीछे का घर दिखा करके आय का दुकान पास करके, वो भी मैटर प्रलंबित है। तो इस प्रकार से उन्होंने 6-7 तो इनके जानकारी में है, उनके बेटे के नाम से लिख कर करके है। लेकिन इस BSUP का सबसे ज्यादा यदि किसी ने फायदा उठाया होगा तो मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, मीरा देवी ने सबसे ज्यादा। लेकिन राजनीति के आड़ में, और मैं खास करके कहूंगा कि नरेंद्र मेहता जी के बचाने से आज तक वो बचती रही, तो बहुत साल पहले वो जेल के सलाखों के पीछे होती थी। जी, लेकिन शर्मा जी, वो तो ये भी बोलते हैं कि मतलब आपके भी घर के काफी लोग हैं जिनका BSUP योजना में घर है। आपको शायद पता होगा, मैंने वहां पे कुछ आदिवासी महिलाएं थी, आदिवासी लोग थे जो अभी भी वहां पे है, उनसे घर नहीं बन पा रहा था। तो हमको उन्होंने कहा कि भाई एक रूम आप ले लो, ऊपर का ले लो, नीचे का हमको दे दो, या एक ऊपर का नीचे का ले लो, 2 मेरे को दे दो। तो ऐसे मैंने एक यशोदा को और एक बाजारे दोनों का लिया, और एक जो हमारा जो है राजू नायडू से मैंने 3.5 लाख में
बाई चेक और बाई कैश करता है। राजू नायडू अभी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारा अभी तक टूटा भी नहीं, एक टूटा है उसको, या बच्चे हमारे सब छोटे थे तो हमने उसके अंदर से कुछ रूम जो है चूंकि बेचा, एक आध हमारे भाई, लेकिन हमारा रूम तो था और है, और कोई भी डंके की चोट, मैं बोलता हूँ ना मेरे भाई तो बोले सबूत ला के बतावे ना, इनका तो कुछ भी नहीं था। इनका एक ही जनता नगर में संतोष डेयरी के नाम से इनका दुकान था, इन्होंने 6-6, 7-7 लेकर के लिया और नात रिश्तेदार के नाम से कई उन्होंने रूम हड़पा है। लेकिन क्या होता है कि जानकारी जिसका नाम का पता ही नहीं है तो उसके ऊपर आरोप लगाना पता, लेकिन मीरा देवी के परिवार का पूरा नाम मुझे मालूम था तो मैंने उस चीज को निकाला, और आप मेरे को बताए होते तो मैं आपको ला करके यहीं पे सबूत दिखाया होता, और मैं सबूत की बात करता हूँ, सबूत के साथ चलता हूँ जी। इसलिए आज मैं कहीं पे भी बोल भी लेता हूँ और कहीं चीज पे समझ भी लेता हूँ, और कहीं जो भी मन में आता है अच्छा चीज करने का वो करके भी लेता हूँ जी। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेपाक आप आंसर दे रहे हैं। 1998 में मीरा देवी ने मीरा रोड में एक गाला लिया हुआ था, तो वो तो 1998 से एक सक्षम थी लेडी कि मतलब वो जब 98 में मीरा रोड जैसे एरिया में गाला ले सकते, तो ये जो घर वगैरह जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो घर जो बना हुआ है वो उनका नहीं है, उन्होंने सारा ये सब सेटिंग से लिया हुआ है? ये आपका कहना सत्य है, उनका पूनम सागर में गाला है, उसका नाम था संतोष डेयरी, और उसके नाम पे यहाँ पे आकर के उन्होंने क्या किया, एक और अपने जीजा जी को भी जेठ को भी उन्होंने दुकान पास करा दिया, और एक बेटे के भी नाम से पास, एक ही आप देखोगे कि पूनम सागर का गुमस्ता लाइसेंस यहाँ पे लाया गया, उसको व्हाइटिंग से मिटाया गया है। ओके। और हमने उनकी दुकान रद्द करवाई थी। फिर नरेंद्र मेहता जी ने दीपक खामबित जी को, जो अभी शहर अभियंता, इनको प्रेशर कर करके उस दुकान को मानता। लेकिन एक आपको बता देता हूँ कि कितनी भी कोशिश कर ले मीरा देवी यादव, इनको वो दुकान नहीं मिलेगा, और इनके मर्द के ऊपर, रामलाल के ऊपर सरकारी कागज को छेड़छाड़ करने के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण आज तक वो बचते आ रही है जी। अभी बीएसयूपी की आपने बात किया, और जैसे अभी बीच में हाल ही में हमने एक वीडियो भी देखा कि आप लोग यहाँ पे सारा प्रोग्राम आप लोग का सेट था, मंत्री जी आके जो भी चाबी वगैरह देने वाले थे, और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि वो नगर पालिका में चाबी देते और वहां पे आप नहीं होते और आपके जो कार्यकर्ता भी नहीं होते, यहाँ के जो नगर सेवक है वही होते चाबी देने के टाइम पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आज आपको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों का नैतिक अधिकार ही नहीं है चाबी देने का, क्योंकि ये परियोजना जो है, ये योजना जो है, चूंकि 2006 में आई, 7 में आई, लोगों से कहा गया कि आपको 1 साल के अंदर घर देंगे। आपको एक भी दावे के साथ और बोलता हूँ, महापालिका की जमीन 2011 में आती है, 7/12 होती है, कलेक्टर जमीन थी, और 2010 में 2 साल में इमारत बना के देंगे, ऐसा वर्क ऑर्डर निकाला जाता है। उस वक्त सत्ता किसकी थी? जब पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे वहां पे, कांग्रेस के महापौर थे उस टाइम पे, सॉरी, तुलसीदास महात्रे। तो उस वक्त जो था, इन्होंने कहा खाली करो, फिर इन्होंने कहा कि पब्लिक खाली नहीं कर रही थी, और मेरा कहना था कि टप्पे बाय टप्पे तोड़, जैसा आप देखोगे महाड़ा में या इशारे में देखेंगे, मेरी ये योजना थी। लेकिन इनको तो कमीशन खाने का था, इनको अधिकारियों ने बहकाया, और अधिकारियों ने बहकाने के बाद इन्होंने जनता को बहकाने से इन्होंने दलाल पैदा कर दिए। बीच में कई दलाल आपने देखा होगा कि अंदर भी गए बीएसयूपी के अंदर, तो ऐसे दलाल पैदा कर देते गए, उनको कमीशन देते गए और वो लोग घर खाली करते गए। पहले की जो 225 करोड़ की योजना थी, राज्य सरकार और केंद्र में कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त ये योजना लाई गई, उसके लिए निधि आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारियों ने उस पैसे का बट्टा बोल कर दिया, उससे रोड, गटर, नाला माइंदर में बनाने लगे, और ये बीएसयूपी की रखड़ गई। आप बताइए कि 2007 से लेकर 12 और 12 से लेकर 17 और 17 से लेकर के 22 कितना महानगर पालिका की निधि इन्होंने दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी भी जो आपको दिख रहा है 6 नंबर का काम पूरा हुआ, उसको पोजीशन में 7 नंबर का काम, 2 नंबर का काम, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 156 करोड़ की निधि हमने, आदरणीय मंत्री महोदय जी हैं, उस वक्त विधायक थे, हमने कहा कि साहब यहाँ की जनता की ये बहुत बड़ी वेदना है और ये प्रपोजल बहुत रखड़ रहा है। तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे से, कभी आप पूछ सकते हैं उनसे, बोले ये लोग कभी मेरे पास आते नहीं हैं, इनको जो भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक कहते हैं और वही करते हैं, उस टाइम आज युति के आमदार बताते हैं, युति के मंत्री बताते हैं, तो युति के विधायक के पास कितना पत्र व्यवहार इन्होंने किया है उस परियोजना के लिए, मेरे को लाके दिखावे, या कितनी बार उनसे विनती की है, या कितनी बार दौरा कराए। जब कुछ नागरिक मेरे पास जब आए तो हमने, आदरणीय मंत्री महोदय जी उस वक्त विधायक थे, हमने कहा, तो उन्होंने 156 करोड़ की कर्जा MMRDA के माध्यम से कर्जा पास कराए। अभी उसमें शायद इनको कमीशन खोरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों ने उस ठहराव को रद्द किया, और जो कम दर में
काम करने वाला था, इनके सभापति थे अशोक तिवारी स्टैंडिंग के, उनके माध्यम से इन्होंने बहुमत के आधार पे उसके टेंडर को जो बिलों में कम रेट में लगा है, आप सोचिए कि सरकार को फायदा होती है ना कम रेट, उसको न देकर के उसको प्रस्ताव को रद्द करने के लिए शासन के पास जबरदस्ती भेजा गया। बहुमत से मंजूर करने के बाद कमिश्नर ने भेजा, ये बात हमने आदरणीय मंत्री महोदय जी के कान पे डाली। आदरणीय मंत्री महोदय ने उस ठहराव को रद्द करवाया और 156 करोड़ में से पहला टप्पा 40 करोड़ मंजूर हुआ और उन्होंने शर्त रखा कि टप्पे बाय टप्पे आपको पैसा देंगे। 8 करोड़ से शुरुआत हुई और 8 करोड़ से आज तक के 40 करोड़ रुपया आया है। मैं बता दूं कि 14 साल में यदि ये 10-10 करोड़ रुपया निकाले होते तो 140 करोड़ रुपया होता था। और आज रेट क्यों बढ़ गया? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की रेट बढ़ गई, उस वक्त ये नहीं थी। मेरा सवाल है कि 68 करोड़ रुपया जो केंद्र से और राज्य सरकार से जो आई योजना का पैसे का कहाँ गया? यदि ये सही से इसकी आज ईडी सीबीआई लगाते हैं ना, यदि ईडी और सीबीआई लगाया जाए तो ये भाजपा के नगर सेवकों के और सबसे बड़ा ये लोग मीरा भाईंदर के लोग हैं, समझे ना? हाँ, सबसे बड़ा स्कैम माफिया है, घोटालेबाज है। वो 68 करोड़ रुपया गया कहाँ? 68 करोड़ रुपया इन्होंने वर्क ऑर्डर में, सर्वे में और घर का बायोमेट्री में इन्होंने निकाल दिया। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके मीरा भाईंदर को लोगों ने खोखला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नैतिक अधिकार ने चाबी देने के लिए, इसके पहले भी 1 नंबर का इमारत का आदरणीय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके देवेंद्र जी फडणवीस साहब के हाथों से उन्होंने चाबी दी। इस वक्त जो है आदिवासियों को 1 नंबर 2 नंबर इमारत में एक साथ में घर मिलनी चाहिए, इस प्रकार की मांग जैसे कि श्रमजीवी संगठन के श्री सर्वे सर्वा संचालक बोलिए, संस्थापक बोलिए, विवेक पंडित भाऊ का रहा और उन्होंने इस चीज को किया। तो मंत्री महोदय जी का एक वहां पे स्टेज बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि किसी न किसी तरह से मनपा प्रशासन पे ये बना करके हम लोग उनकी आदिवासी समाज के भी लोग को आपने देखा होगा, श्रमजीवी संगठन की महिलाएं सभी लोग ढोल ताशे बजा रहे थे, हम लोग भी स्वागत के लिए खड़े थे विवेक भाऊ के और इनके। लेकिन वहां पे मेहता जी ने अधिकारियों को और विवेक भाऊ के माध्यम से उनको डायरेक्ट वहां बुला लिया। और उसका मैं कहूंगा तो अभी उनकी बच्ची जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है बसई से, तो स्वाभाविक है कि उनकी बात को उनको मानना पड़ा और वहां पे गए और मेहता जी ने नगर सेवकों को वहां पे डायरेक्ट बुला करके लिया। हम लोग को हमारे मंत्री महोदय जी ने बुलाया, लेकिन बोलते हैं ना स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। हम लोग वहां पे पहुंचने के पहले आदरणीय मंत्री महोदय जी वहां से चल चुके थे। तो जब हमारा नेता ही वहां से चल चुका तो हम वहां पे जाकर के क्या करते? इनको क्या है, इनके जमीन जो है ना, पैर के नीचे जो जमीन है उसके बालू के से वो खसकने लगी है और इनको डर पैदा हो गया है, इसलिए इस प्रकार की काम। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। आप जाइए वहां पे, हालत देखिए जनता नगर के, लोधा में रह रहे हैं, मन में शिफ्टिंग में रह रहे हैं, एसके हाइट में रह रहे हैं, दरवेश में रह रहे हैं, घोड़बंदर में रह रहे हैं, सिल्वर सरिता में, सभी जिन्होंने नगर सेविका मीरा देवी आज फ्लैट में आ गई, उनके नगर सेवक बंगले बांध लिए, किसी ने दूसरे ने फ्लैट खरीद लिए, अमाप पैसा कमाए, लेकिन आज भी 80% जनता घर से बेघर है। ये पाप का घड़ा इनका रेंट पे रह रहे हैं और आज पाप की घड़ा भर गई है। और ये 2000 ये जो 25 चल रही है, 26 में चुनाव होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नगर सेवक होगा। मैं वापस कर रहा हूँ, भाजपा से बहर नहीं, लेकिन भ्रष्ट नगर सेवकों को खैर नहीं, ये चारों को जनता घर पे बिठाएगी। मैं आपको अगले एपिसोड जब चुनाव के बाद होगे तो उसमें आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी अभी मुझे ये बताइए कि जैसे बीएसपी की आपने बात किया, तो सेंट्रल में भी कंबाइंड सरकार आपकी ही है, एक हिसाब से देखो राज्य में भी हम ही है। कब तक मिल रहा है बीएसपी के जो योजना है, सारे लोगों को घर कब तक मिल रहा है आपके हिसाब से? देखिए, अभी महापालिका को कंगाल बनाती है, मैंने पहले ही कहा, एकदम हालत खराब है। आप 10-20 लाख का काम नहीं होता। आप एक बता दूं उदाहरण, ग्रीन विलेज में रोड बनाने की थी, पैसे की बात किया तो बोला है ही नहीं। तो आपको पता होगा, जो कभी नहीं कर पाए, 25 बिल्डिंग बनने के बाद आदरणीय मंत्री महोदय जी से कहा कि साहब लोगों की इच्छा है कि ये रोड बन जानी चाहिए, साहब ने खुद के खर्चे से बना करके दिया। चुनाव के पहले मनाली में एक सभा मंडप की बात की तो उन्होंने खुद के खर्चे से बना के दिया। तो इस प्रकार से काम करने का जो तरीका होता है ना, कैसे करके करवा। मैं बोला ना, महायुति के विधायक तो मैं तो 2017 के पहले नहीं था सरनाईक साहब के पास, मैं राष्ट्रवादी में था। लेकिन ये महायुति के जो आज विधायक बताते हैं, इसके पहले मैं भले राष्ट्रवादी में था, लेकिन 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ चले जाते थे? बाड़ा, मुखाड़ा, विष्णु सावरा जी का, चिंतामण बनगा जी का प्रचार करने के लिए। इनको कोई भी अधिकार नहीं है। प्रताप सरनाईक, इसी चुनाव की बात कर 2025 में मैं अनिल भोसले जी एक दिन प्रचार के लिए, डोर टू डोर प्रचार के लिए सामने आए नारियल फोड़ करके, दूसरे दिन से वो भी नहीं दिखे। और बाकी के इनके 3-4 नगर सेवक दिखे नहीं। और एक नगर सेवक ने तो विरोध में काम किया, विधानसभा में विरोध में काम, लोकसभा में इन्होंने मन से काम किया। क्यों? कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की लाना था, इसलिए उन्होंने तन मन से काम किया। मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन विधानसभा में तो इन्होंने उनके एक नगर सेवक को दोनों खिलाफ में काम किया है। और सबूत मैंने हमारे मंत्री महोदय जी को
मैं दे चुका हूँ और उस सबूत के साथ दे चुका हूँ जी हाँ। और मैं सबूत के सिवा बात नहीं करता हूँ, इसलिए हम किसी से डरते भी नहीं। जी। तो शर्मा जी जैसे आपने अभी सारी मतलब आप जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें आपने खुलासा किया, यहाँ कह सकता हूँ मैं। जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आपके पास में आती है। उसके बाद में फिर आपके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको केस के बारे में बताएं, कैसे हुआ, क्या हुआ। एट्रोसिटी एक जो केस होता है वो जल्दी निकलता नहीं, लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, वो आपके मुंह से हमारे व्यूवर्स सुनना चाहेंगे। देखिए, मेरे ऊपर 2001 में केस हुई, क्योंकि राष्ट्रवादी की बढ़ते जनाधार को भारतीय जनता पार्टी लोगों को सहन नहीं हो पाया। फिर कुछ लोगों ने कांग्रेस में गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, इसकी जनाधार 2002 के चुनाव आ रही थी, तो 2002 के चुनाव के पहले इन लोगों ने सोचा कि किसी भी तरह से इसका कर्ता धर्ता कौन है, राममोहन शर्मा, तो राममोहन शर्मा को अटकाया जाए तो ये जो है कि सत्ता काबिज हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 6 मार्च की 2002 की ये घटना है, एक की घटना है ये। तो उस वक्त एक अशोक यादव जो भी स्वर्गवास कर गए, अशोक यादव को इन लोगों ने पकड़ा, और मैं खास करके कहूंगा कि केसीनाथ म्हात्रे जी ने उसको सुपारी दी, और जनता नगर में रहने वाला व्यक्ति, मुझसे कुछ उससे लेना देना नहीं, उनको सुपारी देकर करके हाफ मर्डर का केस लगवाया। और हाफ मर्डर कैसे लगाया, देखिए आप बता देता हूँ। पैर का जो सुपली होता है, उस पैर के सुपली को जला के लिया उसने, मतलब ताड़ी पी करके, उसने कबूल किया मेरे से, ताड़ी पी करके जला के लिया, और उस पर टावर तो बटाटा आलू जो है काट करके रखा, तो उसकी फोड़ी नहीं हुई। और जा कर करके इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल, जब यहाँ भगवती में गए तो भगवती में उनको लिया नहीं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल दिलीप राउत करके है, साईं बाबा हॉस्पिटल, श्याम मदने जी के घर के पीछे, तो श्याम मदने जी के माध्यम से वो डॉक्टर को सुपारी दी गई, और वो मतलब सर्टिफिकेट दिया, उसके आधार पे हमारे ऊपर 307 की केस हो गई, और एट्रोसिटी एक्ट भी लग गया। 307 की केस जब हो गया, उस वक्त हम फरार हो गए, और हमारे ऊपर हुआ, ज्योत्सना देवी हथनाले के पतिदेव जो हैं प्रताप जी शिंदे के ऊपर हुआ, और एक रियाज करके मुस्लिम था, और एक जायसवाल करके, उस वक्त भी उत्तर भारतीय के लिए ही हुआ, क्योंकि अलका कोतकर और अब्दुल करीम खान वहां पे जगह बेचते थे, और उन लोगों ने बेचारे समता नगर से आए थे, 2-2 हजार रुपया देते थे, और पतरा का मार करके घर बेचारे रहते थे, हर महीना 2-2 हजार देते थे। किसी कारण से उन लोगों को बीच में झगड़ा हो गई, झगड़ा होने के बाद पुलिस स्टेशन गए, दोनों की समझाने की कोशिश की, नहीं किए, तो बोला ठीक है, इनको कोर्ट में हाजिर। कोर्ट में क्या किया, मैंने जा इनको मदद करने के लिए गया, और इनको दोनों को मैंने जमानत करा करके लेके आ गया। इसी का खुन्नस 324 थी उस टाइम पे कलम, इसी के खुन्नस में अशोक यादव गए, तो अशोक ये सब मैटर मालूम पड़ा, तो ये जो है कि भाजपा के लोगों ने उसको सुपारी दिया, और हमारे पर 307। तो हमको जब मालूम पड़ा, और जिस दिन एक गुना दाखिल हुआ है ना, कभी आपको बता देता हूं कि प्रताप शिंदे जी और ज्योत्सना ताई के मिस्टर का पति जी का शायद जन्मदिन था या कुछ, हम भाड़े से रहते थे सीवी में उस वक्त फ्लैट में, तो हमारे घर पे आए थे, बर्थडे मना रहे थे, वहीं पे थे, और हमको फोन आया है कि आया अचानक कि आपके ऊपर केस हो गया। फिर मैं उनको लेकर के फरार हो गया, और हम दोनों फरार हो गए। 10 दिन जो है, आपकी कहानी बताऊं, आसिफ पटेल जी यहाँ से गुजर गए, उन्होंने अपने घर में 10 दिन हमको छुपा करके रखा, दोनों जन को। आपको बता देता हूँ, जायसवाल भी फरार हो गया, वो लोग मलाड में रहते थे, सिलाई का काम, रियाज जैसे कि उनकी बीवी बांद्रा की थी, वहां पे रहे, और हम लोग 10 दिन के रहे। उस व्यक्ति के पास एक क्वालिस गाड़ी थी ग्रीन कलर की, हम लोग थक गए थे। मैं वेज खाने वाला, प्रताप शिंदे जी नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति, लेकिन उनके लिए नॉन वेज, हमारे लिए वेज खाना वो उनकी मिसेज बनाती थी, बाहर से सब्जी मंगा के देते थे, उनके घर में सुलाए, जिस बेडरूम में रहते बेडरूम के बगल में सोए, बहुत बड़ी मैं उनका ऋणी हूँ। और ऋण फिरने का जब मेरे को वक्त आया 2012 में, तो इसलिए मैंने गिलबर्ट सेठ को टिकट के लिए बोला हाँ करेंगे मेहनत, लेकिन नसीब में नहीं था, सफलता नहीं मिली थी, हार गई। तो हम लोग फिर 10 दिन के बाद हम लोग कंटाल गए, बोले अभी किधर ना दिन रहेंगे, हाथ पांव नहीं चलाएंगे, केस को हमको सतता जाननी चाहिए। उस व्यक्ति ने हम लोगों को अपने क्वालिस में लेकर के पीछे बिठा करके दोनों को थाना के ईस्ट में ले जाकर के छोड़ा। हम वहां से चले गए बॉम्बे की तरफ, और वो चले गए अपनी बहन कल्याण के, वहां पे रहे। और हमने क्या किया, डेयरिंग कर करके मंत्रालय जाकर करके, छगन भुजबल उस टाइम पे गृह मंत्री थे, ज्योत्सना ताई थे, साथ में हम भी थे। इस केस को मैंने सीआईडी इंक्वायरी लगवा दी। सीआईडी इंक्वायरी लग गई, लगने के बाद हम लोग सब आ गए बाद में। फिर आने के बाद एक दिन हम जा रहे थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में,
तो एट्रोसिटी एक्ट की केस जो लगा थी अनुसूचित जाति जमाती की, वो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि इसके साथ में उसने ये भी लगाया। और एट्रोसिटी एक्ट का केस और 307 नहीं लगता था, लेकिन उस वक्त अधिवेशन चल रही थी। और पीआरपी के गंगाधर गाड़े थे, मंत्री थे, आमदार थे और राज्य मंत्री थे परिवहन के। उन्होंने हाउस में विषय उठाया और कृपा शंकर जी गृह राज्य मंत्री थे। कृपा शंकर जी दबाव में आकर के हाउस में विषय उठाया, इन्होंने जैसे कि 307 लगाने का इन्होंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमने उसको सीआईडी इंक्वायरी को ट्रांसफर करवाया। कराने के बाद इंक्वायरी चल रही थी। संजोग बस एक दिन की बात है कि ज्योत्सना ताई के पहनावे के बारे में कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज बोलने की चप्पल के बारे में उन्होंने कहा और मेरे से उलझ गए। उलझने के बाद ज्योत्सना ताई फर्स्ट फ्लोर पे मैं था, इधर कहाँ वो गई और हम दो पे ही रह गए, बस हमसे करने लगे। हमने कहा कि हमसे नीचे जब गए तो बोले क्या कर रहा था, मैं बोला कि रोहिदास काका ने ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में बोली, तो वो आ गई, गुस्से में आई, तो उन्होंने उनको प्रति उत्तर देने की शुरुआत की। तो काका ने मुझे ऐसा इन्होंने कर दिया, तो उस वक्त हाथापाई हो गई। उस समय प्रिंट मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। प्रमोद महाजन जी उस टाइम पे अटल बिहारी जी के सलाहकार हुआ करते थे। तो नानजी भाई खिमजी जो है ठक्कर हॉल में आया, उस टाइम पे एक आया कि हाथ उठाया, बिहारी ने हाथ उठाया, उत्तर भारती ने हाथ उठाया, रोहिदास काका जिला के कार्यक्रम, उन्होंने एडिशनल एसपी थे सीआईडी के, उनको आदेश दिए कि किसी भी कीमत पे उसको उठाना है और डालना है। ओके। और सडन तक ऐसा रचा गया कि जिसमें 2 नंबर आरोपी थे प्रताप सिंधे, उनको निकाल दिया गया और उनके जगह पे एक पप्पू करके, अभी पांडे जी बैटरी वाले पांडे जी, उनके इधर टेलर है पप्पू, वो बेचारा को ला करके उसके जगह पे ढाल दिया गया। और हम गए थे उस टाइम पे नल पास कराने के लिए, लोगों के जाते थे महापालिका में। कुट्टे साहब अभी रिटायर हो गए, कुट्टे साहब आए कि भाई महेंद्र पुलिस में बुलाए एडिशनल एसपी। फिर मैं आया तो मैं बोला साहब हमारा केस तो सीआईडी इंक्वायरी चल रही है, आपने एक दिन भी मेरे को बुलाया नहीं। बोले मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और गिरफ्तार करने के बाद बाहर से घासलेट लाई जाती है मेरे घर में, जबकि उस टाइम गैस सब्सिडी थी, सब गैस सिस्टम था, तो घासलेट लाई जाती है, मतलब मेरे को सबूत देने के लिए। लेकिन भगवान के मंदिर में देर होता है अंधेर नहीं होता, केस चलते गए। एक दिन की बात ऐसी है कि जब सजा की लास्ट जो रहती है, तो वकील किसी कारण से लेट हो गए थे, भिवंडी में रहते थे आने में। अभी मुझे अंदर जाने की बारी आ गई, तो मैंने जज से एक रिक्वेस्ट किया, जज साहब भारत के संविधान में फांसी की भी जो सजा लगती है उसको बोलने का अधिकार रहता है। साक्षीदार वहां आया हुआ है, साक्षीदार का साक्ष्य हो गया है, जो कंप्लेनर था उसका हो गया, सारा विटनेस उसके ऊपर। और दुर्दैव देखिए, जिन जिन लोगों ने विरोध किया, हमारे को झूठा गवाह दिया, वो आज इस पृथ्वी पे नहीं है। और जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, मरते दम उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने पैसे से इलाज करा, लेकिन वो बच नहीं पाए। और जिन्होंने सुपारी दी, वो जिंदगी में आज तक नगर सेवक नहीं बन पाया, आपको बता देता हूँ। तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट किया, तो जज साहब ने मुझे संधि दी। और संधि दी, मैंने एक एक क्वेश्चन अशोक यादव जो फिरियादी थे उनको पूछना चालू किया, उनके विटनेस को। मैं हिंदी में, मैं बोला साहब मैं हिंदी बोल सकता हूँ, बीच बीच में इंग्लिश थोड़ा सा वर्ड के लिए। जज साहब ने मुझे अनुमति दी और मैंने एक एक क्वेश्चन किया, और उसी दिन जज ने मुझे निर्दोष बरी किया। सेम डे में निर्दोष बोले, आज से आपको निर्दोष बरी करता हूँ। फिर दूसरी केस एट्रोसिटी चेक चालू हुआ, तो लसने साहब करके वकील थे, वो भी भिवंडी के रहते थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, यहाँ के दूसरे लोग गए हुए थे, बोले आज तो आपको अंदर जाना है। फिर उस दिन भी मैंने वही तरीका अपनाया, और आप बिलीव नहीं करोगे, उस केस में भी मेरे को निर्दोष बरी हो गया। तीसरी घटना आपको नहीं पता होगा, एक सियाराम वर्मा करके भाई, केशव प्रसाद वर्मा, ये भारतीय स्टेट बैंक के बाजू में गन्ना के दुकान चलाते थे। आपके पिताजी जानते हो, छठ पूजा में आपके पिताजी के साथ थे सियाराम वर्मा। उसको हमारे श्याम बंदे जी ने, पिंपलकर साहब इंस्पेक्टर थे, तो आसिफ भाई के घराना से मेरा आना जाना था, उसी कारण से आना जाना होता था। तो झूठी केस बना के 2000 रुपया मैंने टैक्स बना के लेने के लिया। और उनका पार्चून का दुकान था, बेल्ट सीट अपने जो पहनते ना, कमर का बेल्ट है, फुगा है, बैलून है, ये सब चीजें था। उनको वो बंद कराया गया, उनको सुपारी दी गई। उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस किया 420 का, कि मैंने 2000 रुपया लिया। सबूत कुछ नहीं, कोई चेक है न, ये है न, कुछ न कुछ, कोई सिस्टम ही नहीं थी। मैं घर पे सोया था, 1 बजे रात को मुझे उठाया गया। उस वक्त भी लेके गए पिंपलकर साहब, रिमांड सुरेंद्र कुमार एसपी थे, पिंपलकर साहब यहाँ के सीनियर थे। बताइए कि 420 के 2000 के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगा हो, उस व्यक्ति का रिमांड लेने के लिए एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री सुरेंद्र कुमार जी आते हैं कोर्ट में। लेकिन उस टाइम की जज मैडम लेडीज थी। मैंने फिर उस दिन रिक्वेस्ट किया, जज मैडम को मैंने जब बताया, और हमारे वकील थे उस टाइम राजे गायकवाड़,
आप राजा गायकवाड़ को जानते हैं, गुलशन उनके वकील हैं, आप जानते होंगे। वो वकीली किए, फिर मैंने वो किया। मेरे को उस दिन भी इनको रिमांड लेना था कि रिमांड ले तो इसको बहुत मतलब मेरी धुलाई करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि मेरे को उस दिन इनको रिमांड मिला नहीं जी, रिमांड मिला नहीं। जेल कस्टडी हुई। जेल कस्टडी होने के बाद ताबड़तोड़ 2000 रुपया कैश भर करके हम जमानत से बाहर आए। उसके बाद से फिर 2012 में एक केस मेरे ऊपर लगी। वो केस क्या हुआ कि साई कृपा कॉम्प्लेक्स के बगल में चालियां थी, वो चालियां तोड़ने के लिए म्यूनिसिपैलिटी आई थी, तो हमने उनको किसी तरह से कर करके उनको स्टे ला के दे दिया। उसी वक्त कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त ला करके जेसीबी पे पत्थर मार दिया, वातावरण तंग हो गया। विक्रम कुमार टाइम की बात है, उसके बाद ही तोड़फोड़ हुई है वो मांडवीपाड़ा का। पहले कैसे तो हम वहां पे थे, तो हमारे साथ में हमने रोका, 5 बजे तक स्टे ला दिया, वो बच गया। उसके खुन्नस में क्या वो पत्थर जो मार दिया, उसकी राजकारण की गई। तो उस वक्त मैं था, उसके बाद अनिल भोसले भी आ गए कि भाई राममोहन क्यों क्रेडिट लेके जाएगा, मैं भी साथ में। तो 1 नंबर आरोपी मैं बना, 2 नंबर आरोपी वो बने, और बाकी दुकान वाले लोग बने, ऐसे सभी आरोपी बने। वो भी केस जाके 2018 में 12 से 6 साल तक चली, 2018 में जाके वो भी केस हम निर्दोष बरी हुए। तो हमारा जो जीवन है ना, संघर्ष में रहा है। और ये जितने भी खोटाडे लोग हैं, जो झूठ करने वाला कहता ना कि झूठे का मुंह काला, ये हमेशा ये लोग मुंह पे गिरे हैं। और आज तक के बाद भी जब तक झूठा करना ना छोड़ देना तब तक नहीं चलेगा। मैं वापस कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मेरा बिल्कुल बैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे काशीमीरा में ना अलग बीजेपी है। बी से बहुत, जे से झूठ बोलने वाली, और पी से पार्टी बहुत झूठ बोलने पार्टी है काशीमीरा के अंदर है, भाईंदर में, और खास करके काशीमीरा में ज्यादा है। तो रामभवन को ऊपर आने में या ऊपर लाने में कहीं ना कहीं यहाँ के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का, भ्रष्ट समाज सेवकों का हाथ रहा है। इसलिए राममोहन शर्मा आज आपके सामने जी पॉडकास्ट में बैठा है। जी एग्जैक्टली। शर्मा जी, बहुत सारी चीजें अभी आपने बताया, केस बैक टू बैक हुआ, बहुत सारी परेशानी हुई, बहुत सारी तकलीफ हुई। फैमिली रिएक्शन क्या होता है, कैसे फैमिली को आप तभी टैकल कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा कुछ हो जाता है तो मतलब पूरे फैमिली वाले टेंशन में आ जाते हैं, और आपके ऊपर तो इतने बड़े बड़े केसेस लगे। आपने सही कहा, जिस वक्त हमारे ऊपर केस हुआ और हम जेल गए, 3.5 महीना जेल रहे जी, जेल रहे। उस वक्त हमारा युवराज माँ के गर्भ में था। क्या छोटा था, शायद छोटा था, नहीं जेल में था वो उस टाइम, 2000 बराबर उस टाइम जब केस हुई थी। तो परिवार में टेंशन तो होता ही है, लेकिन मैं इस मुकाम तक हूं ना, उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। शायद वो मुझे सपोर्ट नहीं करती ना जी, तो आज मैं लोगों की सेवा नहीं किया होता। 2002 की घटना के बाद या तो समाज सेवा छोड़ दिया होता या तो गांव चला गया होता। और जब 2002 में जब गया 3.5 महीना जेल, तो यही नारा लगा कि अब राममोहन शर्मा वापस गांव चला जाएगा। लेकिन एक भोजपुरी में कहावत है, हिम्मते मर्दा क्या न करता। मैंने अपनी साहस नहीं छोड़ी, अपनी सच्चाई, मुझे ये चीज साबित करके देना था। 2012 की भी घटना जब हमारे ऊपर किया गया तो मुझे साबित करके देना था कि हम दोषी नहीं है। और आज ये जनता को समझ में आ गई, मांडवीपाड़ा की जनता को समझ में आया कि उस समय इनके ऊपर षड्यंत्र करके ये सब घटना की गई थी। और इसलिए भगवान ने मुझे आज तक बहुत ही खुश है। सभी नगर सेवकों से मैं एकदम खुश हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। ये हमेशा टेंशन में रहते, लेकिन मैं टेंशन में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैंने गलत किया ही नहीं, तो मुझे डर किस बात का है। इसलिए ऊपर वाले ने जनता के आशीर्वाद से हमारे ऊपर आए हुए जितने भी संकट आए, वो सारे संकट दूर होते गए, और आज इस मुकाम पे आपके सामने पॉडकास्ट में बैठा हूँ। जी शर्मा जी, जैसे बैक टू बैक बीजेपी, राष्ट्रवादी, उसके बाद फिर आप अभी शिवसेना में हमें दिख रहे, तो शिवसेना ही पार्टी आपने क्यों चूज की? कांग्रेस भी चूज कर सकते हैं, अन्य पार्टी? ऐसा है कि लोगों का विकास करना था तो राष्ट्रवादी में गए। तो 2017 में गिलबर्ट मेंडोसा जी को मैं बहुत मानता था, और वो भी मुझे बेटी के सरीका मानते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी जिस तरह से आदरणीय मंत्री महोदय सरनाईक साहब मेरे निवेदन को देखते हैं, तो हमेशा उनको यही लगता है, और ग्रीन पेन से सही करते हैं, ताबड़तोड़ कि कार्रवाई हो। तो उस वक्त गिलबर्ट मेंडोसा जी हमको बहुत मानते थे। आपको बिलीव नहीं करोगे, 2012 में उन्होंने मुझे अचानक प्रवक्ता का पद दिया जी। इस वक्त था आर पाटिल को आना था भाईंदर में, गेस्ट में, लेट हो रही थी, ट्रैफिक हो रही थी। तो उस वक्त भगवती शर्मा करके, उनके आज बीजेपी में नगर सेवक हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट के नाम काम किया करते थे। उनको ने बोला कि कैसे भी करके इसको 1 घंटा तक खींचना है। तो उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव दिया। सेठ ने कहा कि हाँ अच्छी बात है। मुझे 1 घंटा मैंने उस दिन भाषण को रोक करके रखा, जब तक आर पाटिल जी वहां पे
नहीं आए जी। और आ गए उसके बाद उसी दिन के दूसरे दिन गिलबर्ट सेठ ने मुझे डायरेक्ट प्रवक्ता पद पे दिया। मैं कोई न वार्ड का सदस्य था, न वार्ड अध्यक्ष था, न कुछ था, डायरेक्ट उन्होंने प्रवक्ता की पद दी और मैंने उसको बखूबी निभाया। फिर 2007 में जब 17 के अंदर जी गिलबर्ट मेंडोसा जी के ऊपर भी झूठा एक केस हुआ, उस केस में वो अंदर चले गए और षड्यंत्रकारी जो लोग थे उन्होंने 9 से 9.5 महीना जेल में रहने को मजबूर कर दिया। उसके बाद पार्टी बिखर गई, नेतृत्व विहीन हो गई। तो गिलबर्ट मेंडोसा जी के साथ हम उनके सच्चे सिपाही थे, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास गए और हम लोग काफी उनके जो चाहने वाले थे, गिलबर्ट सेठ के चाहने वाले, आधे तो बोलते जब नाव डूबने लगती है तो सब मेढ़ा कुड़ी मार के भागते, तो सब लोग भाग गए, लेकिन हम लोग कुछ बचे हुए थे। तो हमने गिलबर्ट सेठ मेंडोसा जी के साथ में, आज वहां नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है, उनके साथ में हम लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद देखिए 2017 में जब मेरे भाई के लिए टिकट, प्रताप सरनाईक जी मुझे कुछ नहीं जानते थे, गिलबर्ट सेठ ने 2 टिकट मांगा, भाईंदर जस्टिल पार्क से एक विजय राव करके था और एक मेरे भाई के लिए, क्योंकि मैं तो 3 बच्चे का जो विषय है उसकी वजह से हम खड़ा नहीं सकते। उस वक्त आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जब तक एबी फॉर्म पे साइन करके गए नहीं, तब तक गिलबर्ट मेंडोसा जी के विश्वासु मनु भाई मेहता वहां से हटे नहीं, क्योंकि मेरे बारे में आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप जी सरनाईक साहब को क्या बताया, क्या किए कि आदरणीय मंत्री महोदय जी ने मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए और मेरे कहने के बाद और 2 उम्मीदवारों को उन्होंने चयन किया। इसलिए उनकी प्यार में मैं आज भी पागल हूं कि एक अनजान व्यक्ति को, एक नए व्यक्ति को ऊपर उन्हें जवाबदारी दी। ठीक है, हमने चुनाव हार गया क्योंकि उस वक्त अकेले था, उम्मीदवारी देने में देर हो गई थी, शिवसेना का उतना वजूद नहीं था, तो हमने 4200 ईमानदारी से 4 उम्मीदवार का काम किया। एक उम्मीदवार की पत्नी खड़ी थी, वो जेल में थे, हमने ईमानदारी से 4000। हारने के बाद कोई नेता गुस्सा करता है, लेकिन उसमें से मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे सरनाईक साहब ने शाबाशी दी और शाबाशी देने के बाद मेरे हौसले बुलंद हुए। तो फिर मैंने जो काम का जो स्पीड पकड़ा, उनके माध्यम से जो काम कराते गया, स्पीड आज तक के भी ब्रेक नहीं लगी है। और आज तो मंत्री जब बन गए हैं तो बुलेट ट्रेन की जैसा रफ्तार से विकास हो रहा है, सभी यहाँ के शहरवासियों को दिख रहा है। और 14 नंबर के विकास के बारे में कहा जाए तो पूरे मीरा भाईंदर में चर्चा है। अभी भाईंदर के लोग जलने लगे हैं, विपक्ष के लोग, कि सब काम 14 में क्यों हो रही है। 14 में क्यों? मैं आज जो हमारे पास जो हमारे ऊपर टिक्का करते हैं कि 15 साल से विधायक थे क्यों नहीं किए, अरे आप लोगों ने करवाया नहीं, बताया ना। आदरणीय मंत्री महोदय निधि लाके हमने उनको बताया ये जमीन ऐसी है, ये जमीन सरकारी है, ये जमीन 2010 में उनको आश्चर्य हो गया जब इधर ग्रीन विलेज अपना सेंट जेवियर के पास में जो 10 गुंठा जमीन 2009-10 में हमने 7/12 करके दिया। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रहे, 2007 से भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका रही, उत्तर भारतीय के नाम पे जीते, यादव समाज के नाम पे वापस की चुनाव जीते, फिर जैसे कि अभी चुनाव 17 में जीते। उस जमीन पे लोगों ने स्कूल के जिस उत्तर भारतीयों के बल पे एक प्रतिनिधि उत्तर भारतीय कह करके चुनाव जीतते हैं, इन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बारे में सोचा। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी काम में 14 नंबर की बात गिनाऊं तो शायद आपको डिबेट 3 घंटा चलाना पड़ेगा, 1 घंटे का 3 दिन चलाना पड़ेगा आपको। आपने ये देखा, स्कूल आप देख रहे हो, मांडवीपाड़ा का दलित बस्ती से आपने रोड देखा, ये सारा जो रोड है नीलकमल नाका से, आप मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि इस हमने एक रोड मांगने को गया था सरनाईक साहब से कि साहब एक नीलकमल नाका से लेके ग्रीन विलेज तक के रोड को कैसा भी करके हमको डामर करके दे दो, तो जरा बढ़िया से। लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, तुम हमको बता कितना से कितना लंबाई चौड़ाई है। मैंने सारा डिटेल अधिकारियों के माध्यम से दिया और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और तभी से उन्होंने 14 नंबर के जितने भी रोड है ना, चेना से लेकर के आदरणीय मंत्री महोदय ने सब अधिकारियों से प्रस्ताव मंगवाया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का उसमें 1 रुपया नहीं है, सारे के सारे पैसे MMRDA के माध्यम से हुए हैं और अनुदान के रूप में है, मतलब फंड ही डायरेक्ट आया। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हुए ना, तो सरनाईक साहब ने उनसे निधि लाना चालू किया और 14 नंबर में विकास की गंगा बहाती, पूरे मीरा भाईंदर में विकास की गंगा बहाती। कोई मेट्रो का क्रेडिट लेने जाता है, कोई सूर्या डैम की पानी के क्रेडिट लेना जाता है। तो मैं आपको आज बता दूं, आपने सवाल नहीं किया फिर भी मैं कहता हूं कि जिस वक्त आदरणीय प्रताप सरनाईक जी विधायक थे, एकनाथ शिंदे साहब विधायक थे, राजेंद्र विचारे जी उस वक्त विधायक थे, तो जो भाईंदर के नेता लोग जो कहते हैं पार्टी वाले कि सूर्या डैम की पानी हमने लाई, पानी के उस वक्त तो विधायक थे ही नहीं। आप मेरे पास फोटो है, सरनाईक साहब और लेकर के कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी उस वक्त, वो लोग
पायरी पे मटका लेकर खड़े थे कि मीरा भाईंदर को पानी देना चाहिए। जी। आज जो लोग आकर के कुछ लोग जनता दरबार लगा रहे हैं, यहाँ के 3-3, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं। तो बेलापुर के लिए, मेरी छोटा व्यक्ति पड़ जाता हूँ, इतना नहीं मुझे, लेकिन बोलना पड़ता है, मुझे जानकारी इसलिए मैं बोलता हूँ। नवी मुंबई के लिए खुद का धरण खरीदा गया। एक छोटी सी मीरा भाईंदर नगर पालिका थी, उसके लिए पानी की स्वयं कुछ योजना होनी चाहिए, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी का, एकनाथ शिंदे जी का और राजेंद्र बिचारे जी के आंदोलन की वजह से आज सूर्या, लेकिन क्या हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री मुखिया देवेंद्र जी बने, उस वक्त विधायक, तो इसलिए उसका क्रेडिट लेने के रहते हैं। मेट्रो की बात करें तो जब मुंबई में मेट्रो चालू हुआ तो उस वक्त भी ये तीनों नेता ने मेट्रो और मोनो का डेमो लेकर के आंदोलन किए कि यदि यहाँ हो सकता है तो थाना क्यों नहीं, और मीरा भाईंदर क्यों नहीं। तब सब चीजें मंजूर हुई और आज जो है कि मेट्रो की सुविधा मिलने जा रही है, सूर्या डैम की पानी की 218 मिली की पानी की योजना की सुविधा मिलने जा रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यदि इसका कोई सूत्रधार है तो विधायक प्रताप सरनाईक जी हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं। जी। तो शर्मा जी, जैसा अभी आपने कहा कि मतलब बहुत सारे आपने योजना लेके आए MMRDA के थ्रू, लेकिन सरकार तो आपकी कंबाइन में बीजेपी भी है, आखिर इंडिविजुअली इसका क्रेडिट आप और मंत्री साहब कैसे ले सकते? ये सारा हमने योजना नहीं लाई जी। आदरणीय मंत्री प्रताप जी सरनाईक साहब जो उसमें विधायक थे, उन्होंने योजना लाई जी। सिर्फ वो योजना के लिए रोड कौन सा DP में है, कौन सा जमीन एक्वायर हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज प्रक्रिया हमसे पूछते गए और हम बताते गए, लेकिन योजना सरनाईक साहब ने लाई, फंड उन्होंने लाया। तो दावे के साथ हम केंद्र में राज्य में सत्ता पहले भी तो थी, तो क्यों नहीं आई? राज्य में सत्ता 2014 से है, क्यों नहीं आई? मतलब कोई बोलने वाला नहीं था, नहीं बोलने नहीं था। आपको बता दूं, मुझे जानकारी में बोलने में जरा भी नहीं चकता है। 2009 में जब विधायक बने तो 2008 में इन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ दी थी सरनाईक साहब ने। छोड़ने के बाद राज्य में किसकी सरकार थी? अजीत दादा के वक्त खास हुआ करते थे, तो अजीत राज्य में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की थी, तो इनको निधि उतनी नहीं मिली। दूसरी बात, 2014 के चुनाव हुआ तो भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए, तो अपने विधायक जो थे उनको झुकता माप दे दिए। तो आमदार फंड होता है ना विधायक निधि, वो बहुत कम होता है, तो उसमें से इतना विकास हो ही नहीं सकता था। लेकिन जिस वक्त आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, उस वक्त सबसे ज्यादा फंड के ऊपर यदि जोर लगाया होगा और जिनको फंड मिला होगा वो भाग्यवान है हमारे श्री प्रताप सरनाईक। प्रताप सरनाईक जी का जो काम करने का तरीका है ना, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को पसंद आया, इसलिए उन्होंने दी। उनका नारा था खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर। 1200 करोड़ रुपया उन्होंने रोड के लिए दिया। आप सीमेंट रोड बन रहा है पूरे अंतर्गत पाइपलाइन, सूर्या डैम की पानी आएगी, लेकिन मीरा भाईंदर में अंतर्गत पाइपलाइन रहेगा ना तो पानी दे कैसे लेंगे? टाकियां नहीं रहेगी तो दे कैसे? आपको पता होगा कि यहाँ पे 14 नंबर में 2 टाकियां बन रही है, किसी प्रभाग में जल्दी ऐसी है नहीं। आप घर के सामने, इसी ऑफिस के सामने सेंट जेवियर के बगल में देखिए पानी की टाकी बन रही है। दूसरा चले जाइए महाविष्णु मंदिर तालाब के पीछे एक टाकी बन रही है। तो इस प्रकार की सरनाईक साहब एक योजना सभी समाज को, आपको बता देता हूं कि सुविधा भूखंड क्या होता है, इंग्लिश में उसे ओपन एमिनिटी स्पेस कहा जाता है। इसके पहले बिल्डर उस चीज को हथिया के लेता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि सुविधा भूखंड क्या होता है, ओपन एमिनिटी से। प्रताप सरनाईक जी ने उसको लाया और उसको जनता के हित में ला करके दिया। उसमें वहां पे सभी समाज को शादी ब्याह के हॉल, बड़े बड़े लोगों को परवड़ता है महंगा हॉल, छोटा हॉल नहीं, लेकिन ये महापालिका का हॉल रहेगा तो कम पैसे में। हिंदी भाषी लोग का चलो भाई हिंदी भाषी भवन में जाते हैं, बुक कर करके ले लेंगे, तो उसको कम रेट में महापालिका का उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद महापालिका का ये बढ़ेगा, बजट बढ़ेगी, लोगों की सुविधा होगी, कम पैसे में हो जाएगी। तो इस प्रकार से ओपन एमिनिटी स्पेस की जगह दिया। इसके पहले के भी तो लोग विधायक थे, उनको ओपन एमिनिटी स्पेस की जो जगह है, सुविधा भूखंड की जगह है, किसी मीरा भाईंदर को मालूम नहीं था। वो उस जगह को इन्होंने प्लेटफॉर्म पे उतारा और लोगों को सुविधा देने का काम किया। और उसके सब के किसी के लिए 1 करोड़ की निधि, किसी के लिए 2 बारकरी भवन के लिए 1 करोड़ की निधि लाया। बारकरी भवन का भूमि उद्घाटन भी हो गया और लोगों की सुविधा मिल गई। आपको एक चीज और बता दूं, नाट्यगृह के बारे में संकल्पना किसकी थी? सरनाईक साहब की थी। सरनाईक साहब जब ये किए तो उसके लिए बहुत बड़ा विरोध किया गया, लेकिन उनका एक सलमान खान की पिक्चर की डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप कभी नहीं सुनता। तो उसके तहत उन्होंने जिद्दी हैं और लोगों के हित के लिए जिद्द करते हैं। कंस्ट्रक्शन TDR के महापालिका की माध्यम से 1 रुपया भी नहीं लगा उसके अंदर, और उन्होंने वो खड़ा करके दिखाया। और आज 45,000 में आप 1300 सीट का AC हॉल में जाकर के आप कोई भी फंक्शन कर सकते हो। महापालिका का उत्पन्न भी हो गई। कंस्ट्रक्शन TDR क्या चीज होती है लोगों को मालूम है। सरनाईक उतनी एमिनिटी उसके अंदर जितना भी किया गया है,
वो सबके पकड़ेंगे तो उसका 1.5 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू हो गई। उसी तरह से उसके पीछे आप देखो इंदिरा बाई सामुदायिक हॉस्पिटल, कैशलेस हॉस्पिटल, कुछ संकल्पना भी नहीं की थी, 100 बेड का वो सरकारी हॉस्पिटल है। आपके पास यदि महाराष्ट्र के किसी भी कोने का राशन कार्ड हो और आधार कार्ड हो तो आपका मुफ्त इलाज होता है, ऑपरेशन का इलाज होता है। पैसा ज्यादा किसमें लगता है? सर्दी खांसी बुखार में नहीं लगती है। पैसा सबसे ज्यादा यदि लगता है तो ऑपरेशन में लगता है, आपको मुफ्त में होती है। किसी ने संकल्पना किया था क्या? कभी सोचा था किसी ने? वो चीज जगह पे उतार के दिया सरनाईक साहब। उसके पीछे जाके मराठा भवन, मराठा समाज का भवन कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से बन रहा है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल का भी उसमें सुविधा की जा रही है। वो भी कंस्ट्रक्शन, उसमें महापालिका का 1 रुपया नहीं, करीब करीब मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से 2700 करोड़ रुपया इस मीरा भाईंदर से अन्य विकास, जिसमें अंतर्गत पाइपलाइन के लिए 500 करोड़, रोड के लिए, ये सारे चीज को मिलकर के अंदाज यदि देखा जाए तो 25-25 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय दर्जे का ये है अपना। आपको बता दूं स्विमिंग पूल अपने प्रभाग 14 में भी बन रहा है, आपको महाविष्णु मंदिर के पीछे जाकर के देखिए। उसके बाद नौघर में भी बन रहा है, सचिन तेंदुलकर मैदान है ना वहां पे। उसके बाद देखिए म्यूजिकल फाउंटेन, आप जरीमरी पे जाके देखिए, कभी सोचा था गाने इतने बढ़िया 3-1 घंटे पे शो चलती, नौघर, जरीमरी तालाब, ये संकल्पना किसकी थी? किसी ने सोचा भी नहीं था, तो सरनाईक साहब की थी। तो जो व्यक्ति जमीन से ऊपर आता है ना, समाज सेवा करता है ना, तब उनको सारी चीज की अनुभव होती है। मेरा भी वही हाल है, मैंने जब करते आया तो अनुभव, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 12वीं पढ़ा लिखा है, गाँव से भाग करके आया था यहाँ पे नौकरी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं सोचा कि मेरे हाथ से मैं सेवा कर सकूं, लेकिन आज वो संधि मिला है। और उसके बाद आपको बताता हूँ, अभी पांडुरंग भगवान का, पंढरपुर का भगवान की 51 फुट की मूर्ति वहां पे लगने जा रही है और 10 फुट और 65 फुट ऊंचा दिखेगा, एक यहाँ पे और एक नौघर में, जैसे थाना में उन्होंने उपवन में किया। किसी ने जो वारकरी जो आषाढ़ एकादशी में, कार्तिक एकादशी में पंढरपुर नहीं जा पाते हैं, वहां पे पूजा अर्चना कर सकते हैं, इस संकल्पना उन्होंने लाई। अभी राज्य सरकार से हॉस्पिटल की है, तो आप सब जगह दवाखाना देखो कंटेनर के रखा गया, अभी उस इसके अंदर कामगारों की भर्ती की जाएगी, डॉक्टर की भर्ती की जाएगी, तो लोगों पे यहाँ पे ओपीडी मिलेगा। एक आप देख लो गौठन में, विष्णु मंदिर के तालाब के बगल में, वहां पे एक सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे जाकर ओपीडी रोज 60 से 70 पेशेंट आते हैं। तो इस प्रकार की योजना, हिंदी स्कूल किसी ने सोचा नहीं था, उसके लिए 10 करोड़ रुपए निधि आदरणीय मंत्री महोदय जी ने मंजूर करा, स्कूल का काम चालू है, आप जाकर के देख सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से विकास की गंगा बहाने का और इस शहर को खड्डा मुक्त बनाने की संकल्पना, 24 घंटा पानी देने की संकल्पना, शिक्षा की बात, सेमी इंग्लिश की बात चल रही है, उसका भी लोग विरोध करते हैं। हर काम में सत्ता, देखिए दुख की बात है कि विरोधक विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये क्रेडिट आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी को न मिले, इसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं ना, हम अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के दुख सुख देख करके हम दुखी हैं। तो वही हाल है हमारे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का। आदरणीय मंत्री महोदय जी के काम को देख के, जनता के उनके प्रति बढ़ते हुए प्यार को देखते हुए इन लोगों ने इस प्रकार का हर चीज के, आप एक उदाहरण देता हूं, टोल के बारे में आपको बता दूं। टोल हटाने की संकल्पना किसकी थी? शिवसेना की थी। कितने कितने मुख्यमंत्री बन के गए महाराष्ट्र के अंदर, टोल किसने हटाया? आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब। टोल हटाया ना, हटा के दिया। तो मैं कहता हूं जो विरोध करते हैं ना, मुख्यमंत्री है ना आपके राज्य में, केंद्र में, राज्य में है ना, एक रोड का आप बहुत बड़े हो तो कितना करोड़ रुपया केंद्र से कहां चला जाता है, राज्य का चला जाता है, एक इसको टोल मुक्त कर दीजिए, नहीं लेंगे प्रताप सरनाईक जी क्रेडिट। अरे 50 मीटर हटा दिए तो 2 लेन बढ़ गया आने से, और ए बाजू का भी सर्विस रोड बनेगा ना, तो 2 लेन और, तो बोलते हैं ना इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से हाँ तो कुछ अच्छा हुआ है। ये टोल का विरोध किए, एक तरफ से बोलते हैं विरोध भी नहीं कर रहे, और एक तरफ नहीं कर रहे। उनके मंत्री को पत्र लिखते हैं, मंत्री बोलते हैं कि वन खाता मेरे पास है, ये टोल किसी भी कीमत पे नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि नेशनल हाईवे के अंदर MSRDC कैसे करते, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस नेता ने, जिनको लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, तो उनको उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के कुछ तो उन्होंने रिलीज किया। इसके अंदर जोर लगा करके, एक मुंबई के अंदर एक टोल तो है ना मुलुंड वाला, तो कम से कम ये टोल को माफ कराना चाहिए था, तो वो नहीं कर सकते हैं। ये क्रेडिट श्री प्रताप सरनाईक को न मिले हर चीज में। आपको बता दूं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का भव्य कार्यालय बनाने का चल रहा है वेस्टर्न होटल पे, उसको भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं, भवन का विरोध कर रहे हैं, जिस उत्तर भारतीय का समाज के माध्यम से, महाराणा प्रताप के मारवाड़ी समाज के वोट से, गुजराती सरदार भाई वल्लभ पटेल भवन के जो बनने जा रहा है, उसके गुजरातियों के बदौलत चुन के आते हैं, और वो वस्तु यदि बनता है उसका विरोध करते हैं। आपको भी, आपके क्षेत्र में 145 में भी है ना आपके पास जगह, पिरामिड स्पेस का, उसमें बना प्रताप सरनाईक जी लोगों की सुविधा, तो महापालिका की वस्तु भी तैयार हुई, महापालिका की उत्पन्न हुई, लोगों को कम दर में सुविधा भी मिलेगी। लेकिन ये न कर करके सिर्फ और सिर्फ
सरनाइक साहब को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ये इनका फंडा है। लेकिन सरनाइक साहब बहुत ही जिद्दी आदमी है, एक बार मन में ठान लिया ना उसको पूरा करके ही रहते हैं। मुझे ये 8 साल के अंदर बहुत ही अनुभव है, बहुत ही अनुभव है, और मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। शायद जितना प्यार मुझे काशी मीरा में सरनाइक साहब से मिला शायद किसी को नसीब भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं जो भी विकास का काम एक एक लेके जाता हूँ तो ताबड़तोड़ सिग्नेचर पढ़ते हैं, समझते हैं, सिग्नेचर करते हैं, जो फोन करने का अधिकारी को फोन करते हैं, बजट नहीं रहते तो बजट के लिए प्रावधान करके लेते हैं। देर होती है, दुरुस्त होती है, लेकिन वो सारा चीज हो जाता है। किसी साइंस पार्क के बारे में किसी सोचा कि वहां पे लैब होगा? किसी ने सोचा। 5 करोड़ की निधि उन्होंने पास करके दी। अभी टप्पे बाय टप्पे कैसा है, निधि आते जाएगी। बीएसपी के बारे में उनकी अभी संकल्पना है कि ये जो है अपने को पीपीपी तत्व बांधा वापरा यानी हस्तांतरण करके करो। इस योजना के तहत उनका करने का प्लान चल रहा है, प्रस्ताव पड़ा है। मेट्रो के से देखिए, आपको गायमुख से लेकर के फाउंटेन तक के 3 प्रकार का रोड है। 60 मीटर रोड होगा, जो भी रोड है उसको 60 मीटर यानी 200 फुट। उसके बाद एक अंडरग्राउंड है फाउंटेन से लेकर करके गायमुख तक, उसके ऊपर एलिवेटेड होगा, उसके ऊपर से मेट्रो होगा। किसी ने संकल्पना किया था क्या? लेकिन वो संकल्पना है, और साल 2 साल में वो संकल्पना आपको जमीन पे दिखने लगेगी। और आपको बता दूं, घोड़बंदर किला की क्या हाल थी? सरनाइक साहब ने फंड लाने की शुरुआत की, पुरातत्व विभाग से परमिशन लाने की कोशिश किया, सीआरजेड से लाया, और बरसोवा से लेकर करके घोड़बंदर के किले तक के आपको बता दूं स्काई वॉक बनने जा रहा है, वो देखने लायक हुआ। लोगों ने उसका विरोध किया। तो आप इस सोचो, कभी प्राणियों के लिए हिंदू के मनुष्य के लिए जलाने के लिए श्मशान भूमि होगा, किसी ने प्राणियों के श्मशान भूमि होगा, किसी ने सोचा था? वो संकल्पना उन्होंने लाई। और आज आप देखेंगे नौघर के इधर जाकर के देखिए, वन प्राणी का उन्होंने भी श्मशान भूमि, थाना में जाकर के देखिए, जो चीज थाना में सुविधा देने की खोजते हैं वो चीज इनको दे। 2 जगह पे इनको काम करना पड़ा, उस व्यक्ति कितना संघर्ष करते होंगे, उनको कितनी कठिनाइयां आती होगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही काम उन्होंने करते गए। आप जाके देखिए, जेटी बनाए फाउंटेन के सामने, और फाउंटेन होटल के सामने जाके जेटी बन करके तैयार है, और वहां पे एक बहुत बड़ा गार्डन बनने जा रहा है। सेंट्रल में सीआरजेड का परमिशन अभी तक के मिला नहीं है, कुछ पार्ट को मिला है, कुछ जब उस जगह देखिएगा तो एक बहुत बड़ा गार्डन होगा। तो इस प्रकार की संकल्पना मंत्री महोदय जी ने शहर में लाए हैं, इसलिए शिवसेना की जनाधार बढ़ती जा रही। वो विरोधियों को तो दिखेगा नहीं, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले महायुति के लोग विरोध करते हैं, वो बहुत ही दुख की बात है। जी शर्मा जी, बहुत सारे अभी आपने काम गिना दिए। 2-3 सवाल जो है वो ये भी उठते कि उनके ऊपर एक स्कैम का भी अभी हमने एक वीडियो देखा। 300 करोड़ की जो जमीन थी वो 3 करोड़ में खरीदे। पहला ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे गुजराती समाज के लिए वो जो कुछ भी बना रहे, भवन बना रहे, तो कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि मतलब एक पर्टिकुलर समाज के लिए आप बना सकते हो, दूसरा समाज वाला नहीं आ सकता है? ये दूसरा सवाल होगा। और तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि जो भी जो निधि आ रही है, तो अभी जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है वहां पे बैठे हुए फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का भी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। तो ये पूरा क्रेडिट आपकी पार्टी या फिर मंत्री जी कैसे ले सकते हैं? और चौथा मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे आप पूरा प्रश्न जो है ना एक एक करके मेरे को पूछे तो मैं सविस्तर उत्तर दूंगा, एक एक करके पूछिए। चलिए, तो पहला जो मेरा सवाल है, जैसे 300 करोड़ की जमीन 3 करोड़ का भी हमने रील्स भी देख रहे, बहुत वायरल हो रहा है, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, एक नई नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में संस्था को जगह दी जाती है। आदरणीय मंत्री महोदय जी ने खुलासा की है कि मेरी बड़ी बहू की एक संस्था थी और इसको चलाने चाहिए। तो जो सरकार का जो रेडी रेकनर रेट होता है, उस रेडी रेकनर के आधार पे उसकी वैल्यूएशन जो दी है, उस वैल्यूएशन के आधार पे उन्होंने भरा है। उसकी स्टैंप ड्यूटी जितनी होती है उतने भर दिया है। जिनके ऊपर उनके ऊपर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता, विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, भट्टेवार जी, उनको पहले दिन पूरे मीडिया में आ गए, दूसरे दिन सुबह वापस मीडिया के सामने आ रहे थे कागज सबूत के। टाइम फीस हो गया था, सबूत तो लाओ, हाथ कंगन को आरसी, क्या सबूत है तो पेश करो। दूसरा व्यक्ति होता सरनाइक जी की जगह पे ना, तो इनको मानहानि का केस दाखिल कर देते थे इनको। लेकिन ये आरोप पूरी तरह खारिज कर रहे, खारिज है। सवाल देश में सबूत देवे नहीं, लोग सबूत देना नहीं है। बोला ना, ये बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं वापस कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी योगी जी की पार्टी नहीं, यहाँ पे बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है, और ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर करके चुनाव में जीतते हैं। जी, अभी हम दूसरे सवाल पे आते हैं। जैसे आपने बताया कि अलग अलग समाज को एक प्रॉपर उनका एक भवन बनाया जा रहा है, तो कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि मतलब वही भवन, जो भवन आप बना रहे, वही कास्ट के लोग वो भवन में आ सकते हैं, या फिर ऐसा भवन आप बना सकते हैं? कहीं संविधान में है ये? अरे, भवन का नाम दिया, लेकिन महापालिका की वस्तु है ना,
महापालिका की उत्पन्न भी बढ़ेगी और जितनी हॉल रहेगा मीरा भाईंदर के अंदर, अभी आप एक एग्जांपल में देता हूँ, एक शादी की हॉल अपने को है और शादी में 12 तारीख को आपको भी करना है, 12 तारीख को दूसरे को भी करना है, 12 तारीख को तीसरे को भी करना है, तो कहाँ पे अवेलेबल होगा। लेकिन इतना हॉल रहेगा और महापालिका की वस्तु रहेगी तो लोगों की सुविधा मिलेगी। तो भवन देने में क्या है, जिन्होंने कभी दिया ही नहीं, जिन्होंने हमेशा लेने की ही सोची, उसको देने के बारे में अच्छा कभी थोड़ी लगने वाला है जी। तो ये चीज जो है मीरा भाईंदर के अंदर ये सारी सुविधा करने का काम। आपको ये भी बता दूं, दहीसर से लेकर के अपना भाईंदर तक सुभाष चंद्र बोस में 35 मीटर जो रोड है, सॉरी 35 150 मीटर रोड है, वो रोड का भी टेंडर होकर के मतलब प्रोसेस चालू है, वो भी आपको आ जाएगा। समांतर रोड जिसको बोलते हैं, आप काशी मीरा से लेकर गोल्डन तक किसी ने संकल्पना की, नागपुर के तर्ज पे एलिवेटेड रोड है, 3 एलिवेटेड रोड है, ये सरनाईक साहब ने लाई है। तो इस प्रकार का जिसके मन में संकल्पना है ना, तो जो काम करने वाले को कहीं से भी उसको रास्ता मिल जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैंने मेरी काम करने की इच्छा जगी और एक एक चीज विधायक जी के पास लेकर के गया। एक वक्त आपको बता दूं कि चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा राजनीति से दूर रहने की कोशिश की थी, लेकिन जब उस वक्त एक लॉकडाउन लग गया, हारा के साल 2 साल में थोड़ा चलते लॉकडाउन में सबसे मैदान में उतर के किसने काम किया, सरनाईक साहब ने देखा। आपने देखा होगा, खाना से लेके दवा से लेके सब कुछ बात। अभी देखिए ये सीधा बांधने की, आनंद की सीधा सभी को घर में उन्होंने दिवाली को उपहार दिया, इसके ऊपर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं होनी चाहिए, उसको आनंद दे रहे हैं फ्री में, और एक तरफ से उसी महायुति का एक मंत्री जैसे कि अपने घर दे रहा है लोगों की, भाई चलो दिवाली में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि धारावी में बाढ़ आ गई तो पहले लौट वहां गया, तो इसकी वजह से लेट हो गई, तो उसके ऊपर भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिन्होंने कभी किसी को दिया नहीं, लेना ही इनकमिंग रखा, आउटगोइंग का सोर्स रखा नहीं, तो उनको तो जलन तो होनी है। जी करेक्ट है। फिर एक बार मेरा सवाल वही होगा कि जैसे गुजराती समाज को अगर आपने एक भवन दिया, तो उसमें जैसे उत्तर भारतीय हो गया, फिर अन्य समाज कोई और हो गया, वो वहां पे कार्यक्रम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कार्यक्रम कर सकते हैं ना, कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबल चीजें बता रहा हूं ना कि क्राउड हो गई नहीं ना। आप मुझे बताइए, उत्तर भारतीय भवन का बहुत बड़ा बांद्रा में हॉल बना हुआ है, तो क्या दूसरे समाज की वहां शादियां नहीं होती हैं? आप जाके देखिए, लेकिन नाम क्या है, उत्तर भारतीय भवन। उत्तर भारतीय भवन, ओके। तो और जिन यहाँ के विधायक, पहले के भी विधायक जो अभी भी चुन के आए और जो पहले के विधायक था, इन्होंने भी उत्तर भारतीय भवन बनाने की बात कही थी, चुनाव का लॉलीपॉप दिए, हमारे यहाँ गीता जैनी टोल हटाने की बात कही, उत्तर भारतीय भवन कहाँ कर पाए जी। तो करने की इच्छा शक्ति जिसमें है ना, उसको सारे रास्ते खुले मिल जाते हैं। एक जिद्दी होना चाहिए और वो जिद्द सरनाईक साहब में है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। जी। जैसे टोल की आपने बात किया, तो एक बात ऐसी चलती है, टोल हम हटाएंगे, टोल हम शिफ्ट करेंगे, ये अलग बात हो गई, टोल हटाएंगे ये अलग बात होगी। तो जितने भी जो लोग हैं वो तो ये सोच रहे पूरा का पूरा टोल हटने वाला है, ये पहला विषय। दूसरा विषय ये ऐसा था कि दिल्ली दरबार के आगे टोल जाने वाला है, फिर बाद में फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली दरबार पे ही अगर आपको लेना है तो इधर का ही टोल फिर ठीक है, मतलब यहाँ से वहां डालोगे सेम ही ट्रैफिक होने वाली है। इसके ऊपर मुजफ्फर हुसैन जी ने बोला। फिर उसके बाद में फिर ऐसा रूमर्स आया, या फिर कह सकते हैं कि मतलब सही में हटाने की बात होगी, तो विरार साइड में टोल डालना है। तो ये एग्जैक्टली होना क्या है, मतलब ये जितना शिफ्ट हो इतने रहेगा कि इन फ्यूचर पूरा देख रहे हटते हुए? देखिए, एक आपको बता देता हूँ कि सरनाईक साहब ने इसको मन में ले लिया है ना, तो ये होके रहेगा, देर होगी दुरुस्त होगी। लेकिन एक बात है कि यहाँ से बरसोवा हटाने की, तो यहाँ ट्रैफिक उतनी नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर लोगों की रुझान यानी जाने के लिए बॉम्बे में ही नौकरी धंधे पे, थाना जाने वाले की संख्या कम हो गई, क्योंकि कोर्ट यहाँ हो गया, यहाँ जैसे कि तहसीलदार कार्यालय हो गया, तो मेन जो कार्यालय यहाँ हो जाने के वहां पे लोड कम हो गई। लेकिन ये क्रेडिट वापस कर रहा हूँ ना, प्रताप सरनाईक जी को नहीं मिलना कर करके यहाँ के जो सत्ताधारी में बैठे हैं, महायुति के जो लोग बैठे हैं, इन्होंने कुछ नगर सेवकों को, गांव वाले को भड़काना चालू कर दिया, तो इस प्रकार से फिर उन्हें अपने मंत्री को भड़काना चालू कर दिया। तो उन्होंने नहीं चाह रहे कि ये, मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट का मामला है, यदि ये क्रेडिट का मामला, तो लेकिन सरनाईक साहब ने ये भी कहा ना कि आप हटा दो, आपके मुख्यमंत्री बोल दो उनको हटा देने के लिए, क्रेडिट प्रताप सरनाईक को नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं हटा रहे भाई? 50 मीटर हटने के बाद 2 लाइन तो बढ़ी, दो लाइन दोनों बाजू बढ़ने वाली है, तो कुछ तो रिलीज मिलेगा, कुछ तो समय कम लगेगा। ये सोचने की जरूरत है। यहाँ की मीरा भाईंदर की जनता ने, किसी ने विरोध नहीं किया, एक पॉलिटिकल लोगों का, मुजफ्फर सेठ ने भी विरोध नहीं किया है, एक सुझाव दिया उन्होंने, लेकिन ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता सभी समझ चुकी है, होशियार है, और होशियार का मौके पे चौका जरूर मारती है। जी। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे जो व्यूअर्स, उनको एक कमिटमेंट देना चाहेंगे और टोल पूरी तरह से हट रहा है आने वाले टाइम में? देखिए, उनकी कोशिश जारी है। आपको बता दूं कि टोल मुक्त की संकल्पना एकनाथ शिंदे साहब की है,
दूसरी संकल्पना आपकी लाडली बहन की आई। किसकी संकल्पना थी? प्रताप सरनाईक जी की संकल्पना थी। और प्रताप जी की संकल्पना मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे करके ये संकल्पना साकार हो गया। एक नाथ शिंदे साहब यदि आज मुख्यमंत्री होते ना तो टोल हट के जाता था, 100% हटता था। लेकिन नहीं होने, बार बार बोल रहा हूं मैं इस चीज को कि प्रताप सरनाईक जी को क्रेडिट नहीं मिले करके इसके लिए टोल विरोध किया जाए। लेकिन ये तो हो गया, हटी कि नहीं हटी, भले 50 मीटर हटी या 60 मीटर हटी कि नहीं हटी, हटा। कोई भी बोलेगा हटा ना से हाँ कुछ तो हुआ है, तो ये चीज होना है। तो उस पर भी टीका टिप्पणी करते तो क्या बोलते हैं ना, मराठी में कहावत है, निंदका के घर असावे सेजारी, और हिंदी में कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। जी अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारी निधि लाए प्रताप सरनाईक जी ने, और बहुत सारे भवन बनाए, उसके बाद डेवलपमेंट की आपने बात किया, बहुत सारी चीजें आपने बताया कि जैसे रोड्स की बात किया, सीमेंटेड रोड, तो ये सारे फंडिंग जो है ये स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी देखूं या फिर मैं 2014 के बाद से भी देखूं तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी इन्वॉल्व है। तो फिर एक बार मेरा वही सवाल होगा कि इसमें आप लोग या फिर बीजेपी, मैं दोनों ही पार्टी का नाम ले रहा हूँ, दोनों कभी कंबाइन आके क्रेडिट क्यों नहीं लेते इसका? ऐसा है, जो सहयोग आपको बता दूं, नगर सेवक कुछ नहीं करता है, दूसरा काम का हम अभी 2017 से लेकर 22 तक काम करते, सबका नारियल किसने फोड़ा? भाजपा के नगर सेवकों ने फेड़ा। और आज शिंदे साहब का खाता MMRDA खाता है, नगर विकास खाता है, उस नगर विकास खाते से ये फंड ला करके दिए। अभी भी है ना, मजदूर सरकार तो लावे ना दूसरे फंड। सरनाईक साहब कहाँ रोकने को है? जो ये सब विरोध न कर करके सरनाईक साहब यदि 3000 करोड़ लाए तो 3000 करोड़ दूसरे विधायक भी लावे तो मीरा भाईंदर में 6,000 करोड़ हो जाएगा, तो और मीरा भाईंदर का विकास होगा। लेकिन ये तो करना नहीं है इनको। जी BSUP के लिए कितना रुपया दी, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। ये तो 40 करोड़ आ भी गया, बाकी का 40 करोड़ के बाद 40 से 80 क्यों नहीं हुआ? 156 मंजूर होकर के पड़ा है, क्यों नहीं आया? 40 से 80 क्यों नहीं आया? तो भारतीय जनता पार्टी को ये BSUP योजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बदौलत 3 बार जीत गए। चौथी बार जीतने की तीसरी बार जैसे कि चुन के आने की वही मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जो है समझ चुकी है, और वापस बोलता हूँ कि ये चारों को इस बार जरूर घर बिठाएंगे। जी सबसे बहुत ही ज्यादा चर्चित रहते हैं नरेंद्र मेहता जी भी, कहा जाता है कि मतलब मीरा भाईंदर का मेट्रो मैन है। लेकिन आपके हिसाब से मीरा भाईंदर का मेट्रो मैन कौन है? मैंने पहले ही कहा, मेट्रो मैन जिस वक्त नरेंद्र मेहता जी आमदार नहीं थे, राजन विचारे जी, एक नाथ शिंदे साहब जी, आदरणीय प्रताप जी सरनाईक साहब जब विधानसभा में 2009 से 14 के अंदर थे, उस वक्त मटका लेकर के पानी के लिए आंदोलन किया, उसी का देने के सूर्या डैम हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री उनका है तो उद्घाटन उनके हाथ से करा, नारियल फूटा, इसलिए क्रेडिट उनको देने लगे। दूसरी बात आपने कहा मेट्रो का, तो डेमो का मेट्रो लेकर के उन्होंने किया, तो उसके बाद यहाँ पे मेट्रो आया, एलिवेटेड रोड की संकल्पना सरनाईक साहब ने लाई, तो वो एलिवेटेड रोड आया। आज क्यों नहीं फंड में, तो बोल रहा हूँ 2700 करोड़ रुपया प्रताप जी सरनाईक साहब ने लाया है, दूसरे विधायक भी 2700 लावे ना, वो 2700 से 145 का वो विकास करें, सरनाईक साहब रोकने जाएंगे तब ना, दोनों मिलकर के लाना चाहिए था। ये आप देखो, एक यहाँ पे कार्यालय महापालिका का नजदीक में बनना चाहिए, वो भी इनको दूसरी जगह चाहिए, उसका विरोध। तो हर चीज का तो विरोध करने वाले हैं। जी तो आने वाले टाइम में मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब 4 नगर सेवक आप शिवसेना के यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो 4 नगर सेवक कौन है और क्यों? देखिए, वो ठहराने वाला मैं नहीं हूँ, और सुप्रीमो आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? मतलब व्यक्तिगत एक राय होगी ना, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पूछते हैं तो बताता हूँ कि यहाँ पे 3 जो सीटें हैं ना रिजर्वेशन में पड़ी है, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ST और अदर बैकवर्ड क्लास OBC, और एक ओपन में हुआ है। इस 14 नंबर प्रभाग की भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, उसकी जनसंख्या देखी जाए तो 60% जो है उत्तर भारतीय समाज की संख्या है। तो एक टिकट उत्तर भारतीय को जाना चाहिए, ये मैं दिल खोल करके बात करता हूँ। और 3 जो रिजर्वेशन में ना उत्तर भारत के लोग नहीं बैठ सकते हैं, जो 1967 के पहले जिनके पिताजी रहे और उनका ब्लड रिलेशन, उसको ही यहाँ पे अदर कास्ट का, जैसे वो SC समाज से रहे हो तो उनको उसका दाखला मिल सकता है, ST का रहे हो तो उनको दाखला मिल सकता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का रहेंगे तो उनको मिल सकता है। लेकिन ओपन का एक ही सीट है, तो एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार होना ही चाहिए। और आपको यही खाली 14 नंबर की बात नहीं करता, आज ऐसी परिस्थितियां है 14 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 13 नंबर चले जाओ, आप 15 नंबर चले जाओ, 16, ये उत्तर भारतीय के सिवा हो ही नहीं सकता है। लोक संख्या उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उम्मीदवार तो होना ही चाहिए।
अब हमने लास्ट इलेक्शन में भी देखा, मतलब आप जैसे कह रहे कि उत्तर भारतीय एक होना ही चाहिए, तो हर बार वो उत्तर भारतीय आपके घर से ही क्यों होते हैं और दूसरे उत्तर भारतीय को आप टिकट क्यों नहीं दिलाते? देखिए, उत्तर भारतीय को मैंने पहले कहा कि ये हमारे उस वक्त हमारे बारे में सनाई साहब ने उत्तर भारतीय सभी समाज ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर भारतीय को दिया। हमारे घर जैसे मैं काम करता हूँ, काम करने के बाद जैसे ठीक है मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा रह सकता हूँ, तो पार्टी को ऐसा लगता है कि यदि इनके परिवार से यदि कोई रहा तो काम करने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो और जिस तरह से हम काम करते आ रहे हैं, 17 में चुनाव हारने के बाद भी हम बैठे नहीं, आज 25 होने को आया, आज तो मैं कोई पद पे नहीं हूँ, फिर भी काम कर रहा हूँ। जिन्होंने 2 बार टर्म नगर सेवक रहे, 3 बार टर्म रहे, वो 22 का नगर पालिका का महानगर पालिका का मुद्दत खत्म होने के बाद घर पे बैठे हैं और अब जैसे कि 10 दिन में वापस सुबह सुबह घूमना चालू कर दिए हैं। तो हमको ये कहना है कि इस काशी मीरा को विकास करना है, इसलिए एक परिवार से मांगते और समाज सेवा करने के लिए पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते मिलना चाहिए, मेरा हक है वो चीज को। जी, मतलब बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि जो पार्टी के चेहरे आप ही हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि नगर सेवक का इलेक्शन आप ही लड़ रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरी में आप फिट नहीं बैठ रहे, इसीलिए आप अपने पार्टी अपने जो परिवार के लोग हैं उनको आप, मैंने कहा ना कि आदिवासी समाज के हैं तो उनको एक सीट जा रही है, एक अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो समाज के हैं उनको जा रही है, एक शेड्यूल कास्ट को जा रही है, तो एक अदर में दूसरे को मिलना चाहिए ना। यदि उत्तर भारतीय समाज में हमारे से यदि कोई और दूसरा कोई चेहरा है तो पार्टी उस पर निर्णय लेगी, पार्टी का वरिष्ठ जो है निर्णय लेगी, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ को बहुत ही समझदारी उनको है और बहुत ही सोचते समझते हैं, तभी तो नहीं भाई लगातार 3 बार नगर सेवक रह चुके, 4 बार विधायक हो चुके, आज जनता जनार्दन की कृपा से मंत्री हो चुके, तो उनको भी मेरे से तो कहीं 100 गुना अनुभव होगा। जी एग्जैक्टली। तो शर्मा जी, जैसा भी आपने कहा कि मतलब आपके परिवार से ही कोई एक उत्तर भारतीय जो है वो अभी रिप्रेजेंट करेगा आने वाले टाइम में जो नगर सेवक का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि उनको जैसा आपकी जो छवि है वो छवि और उनकी जो छवि है वो जमीन आसमान का फर्क है उसके अंदर, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है मतलब उनका जो चेहरा है आगे लाके इलेक्शन लड़वाना? देखिए, आपने देखा होगा कि 3 बार से उत्तर भारतीय समाज ने एक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका को चांस दिया, उन्होंने काम नहीं कर पाए, इसी का नतीजा है। और हमें क्या है, उम्मीदवारी लेने के बाद उसकी बैकग्राउंड हमारा रहेगा ना, जहां जहां उसे कमी पड़ेगा। मुझे एक ही कहना है कि जिस काशी मीरा ने हमें नाम दिया, पहचान दिया, सब कुछ दिया, उस काशी मीरा का विकास करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं चाहता तो मैं काशी मीरा छोड़ करके दूसरे मिराउड में भी जाकर रह सकता था, गुरीवली भी रह सकता था, दहीसर भी रह सकता था, लेकिन इस एरिया का 5 साल के में जिसने कभी नहीं किया वैसा करके दिखाने की है, तो कम से कम हमारे जिस तरह से हम आपको लगता है कि हमारी पार्टी को लगेगा कि हमारे से कोई बढ़िया बेहतर कुछ कर दे सकता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी, लेकिन जिस तरह से हम काम कर रहे हैं तो हमारी तो इच्छा होगी ना, हर व्यक्ति का इच्छा होता है, तो इच्छा होना कोई गुनाह नहीं है, स्वाभाविक है। हम काम करेंगे, हमारा जैसे हमारे परिवार से होगा तो हम उसको गाइडलाइन करेंगे, लोगों की सेवा हम बताएंगे उससे कि भाई इस तरह से लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए, विकास करनी चाहिए, तो शायद अपना व्यक्ति रहेगा वो शायद अपना सुनेगा। दूसरा व्यक्ति उस प्रकार का नहीं काम कर पाया और हम उसके लिए प्रचार करने जाएंगे तो हम वादा करके आएंगे और वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो जनता हमसे सवाल करेगी ना। तो इसलिए चाहते हैं कि हमारे परिवार से एक उम्मीदवार होनी चाहिए जी, नगर सेवक चुनना चाहिए जी। सो गाइस, अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे रामवंश शर्मा जी के साथ में। बहुत ही बेपाक और सारे जो भी आंसर्स थे, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ना बैक फायर बहुत सारी चीजें मैंने किया और काउंटर भी बहुत सारी चीजें किया, लेकिन बहुत ही बखूबी से इन्होंने सारे आंसर्स दिए। तो रामवंश शर्मा जी, आप रेडी है रैपिड फायर राउंड के लिए? इसमें बेसिकली आपको कैसा करना है, जैसे मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसको एक वर्ड में या फिर 30 सेकंड में आपको खत्म करना है, ठीक है? आपके हिसाब से अगर नगर सेवक का कैंडिडेट अनिल भोसले जी और सचिन म्हात्रे जी बने तो आपके हिसाब से किसको नगर सेवक बनना चाहिए? यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 2 नगर से दोनों की, सचिन म्हात्रे को, तो मैं पहले अनिल भोसले को पसंद करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो बनना चाहिए। जी। मीरा देवी, पूछिए कैसे जी, उसके बाद जवाब है। आपकी दूसरा क्वेश्चन आपका है वो बोलिए। जी, जैसे मीरा देवी और आप में ही मतलब कंपटीशन है, अगर ये देखें ओपन में तो आप में ही कंपटीशन है, तो आपको क्यों नगर सेवक बनना चाहिए और उनको क्यों नहीं बनना चाहिए? ऐसा है कि 3 बार उनको संधि दिया ना, आज वो झोपड़पट्टी गांव से फ्लैट में चले गए। जिस वक्त मीरा देवी खड़े हुए थे तो यहाँ के ये भी नहीं थे, उनका देखो चुनाव के 2007 के पहले के 3 महीना पहले राशन कार्ड में नाम है, वोटिंग कार्ड में नाम है,
तो वो नगर सेविका, तो हम तो इतने साल से यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमको हमारा भी हक बनता है और इस बार जनता हमको जरूर साथ देगी। जी अभी ये जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये रैपिड फायर से थोड़ा हटके तो जनता का ये सवाल है। लोग कहते हैं राममोहन शर्मा जी का 3 पेट्रोल पंप है, लोग कहते हैं कि उनकी 10-10, 15-15 जीसीबी है, 15-20 उनके उसमें डंपर है, पूरे एरिया में हर बिल्डिंग में फ्लैट्स है, हर बिल्डिंग में गाला है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मैं कहता और हूँ, फिर भी आप वैगन आर में घूम रहे। मैं क्या बोलता हूँ, लोग कहते हैं, मैं पहले कहा कि बोलने वाले के मुंह का चमड़ा का है, उसका पैसा लगता तो शायद ये बोलते नहीं। ये जो कहते हैं, तो आज तक के 2002 से लेकर के या 2025 बीत गया, 23 साल से लोग ढूंढ ही रहे हैं, इनको कुछ मिल। पेट्रोल पंप वाली बात सही है गलत है? वो मैं क्या बोला, ये ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रह जाएंगे। और बताया ना आपको, ये अपने आप से दुखी नहीं है, हमारे सुख को देकर के वो दुखी हैं और हमेशा वो दुखी रहेंगे। जी, तो मतलब ये पेट्रोल पंप वाली बात जो मैं क्या बोला, वो ढूंढे, मतलब आप ओपन उनको चैलेंज, आप ढूंढ के लेकर आओ। यस, मैं हर चीज को चैलेंज देता हूँ जी, कहे ना। और आपने क्वेश्चन किया कि अनिल भोसले और सचिन महात्रे के जी, सचिन महात्रे जी बने बनाए पे पूरी सब्जी खाने आ गए, लेकिन कहा जाए, भले देखिए राजनीतिक विरोध अलग है, लेकिन एक किसी व्यक्ति का कुछ होता है ना, तो उसमें आप देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे उनके अंदर, तो अनिल भोसले पहले पहुंचेगा, सचिन महात्रे जी बाद में आएंगे, इसलिए अनिल भोसले चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है उसकी बात अलग है, लेकिन इस दोनों को कंप्रोमाइज करेंगे तो भोसले चाहिए। जी, इन फ्यूचर अगर आपको प्रताप सरनाईक जी की पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिले, इससे बड़े पद पे, या फिर समझिए मतलब एक अच्छा खासा एक अमाउंट दे आपको और बोले पार्टी में आ जाने, तो कौन से पार्टी में जाएंगे? कौन सा मतलब, सरनाईक साहब के कहने पे कि सरनाईक साहब को छोड़ के? सरनाईक साहब के छोड़ के कोई भी पैसा देगा ना, तो एक बात मैं बता देता हूँ, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, मीरा भाईंदर के कई बड़े नेताओं ने मुझे खरीदने की कोशिश किया, तो खरीद नहीं पाया, और आगे भी कोई माइकल लाल मुझे नहीं खरीदा। और सरनाईक साहब को छोड़ के जाने की बात आती कहाँ है? जिस व्यक्ति ने, जिस मंत्री महोदय जी ने इतना हमारे कहने पे आंख बंद करके लेटर पे आदेश देते हैं, अधिकारी को फोन करते हैं, हमको लाड़ प्यार करते हैं, कोई एक आध दिन ऐसा छूट जाता होगा जिस दिन हमने उनको कॉल नहीं किया होगा या उनका कभी कॉल नहीं आया होगा। तो इस प्रकार से एक बड़े पिता के समान, एक बड़े भाई के समान हम लोग छोटा भाई को करके या लड़का इस तरह के सम्मान देते हैं, तो छोड़ के जाने की बात ही कहाँ से आती है? जी, आपके हिसाब से आपके पार्टी के 10 ऐसे कैंडिडेट मुझे बताइए जो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब तैयार हो रहे और केपेबल है। 10 नहीं, हमारे पार्टी में मारामारी है, 14 नंबर में कितने इच्छुक है, तो अब इच्छुक है, इससे आप समझ जाइए कि पार्टी फॉर्म में है, इसके लिए है, नहीं तो डूबती हुई नाव। मैंने बताया ना 2000 उस टाइम की बात बताया कि जब 2017 के टाइम पे गिलबर्ट मेंडोसा जी का थोड़ा सा एक घटना इस प्रकार के होने के बाद सब लोग उड़ी मार मार के समुद्र में डुबकी लगाने लगे। तो अभी इस बार जो है सो कि शिवसेना की खास करके सरनाईक साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्य नेता है, उनके मार्गदर्शन में पूरा मीरा भाईंदर विकास की ओर बढ़ रहा है। और विकास जनता देखती है, समझती है, और समझने के कारण है कि आज शिवसेना में उम्मीदवारों की कतार से लाइन पे लगे। लेकिन सरनाईक साहब ने ना ब्रेक दे दिया है, नहीं तो आपको बता दूं, यदि उन्होंने खुला कर देवे ना, तो भाजपा के कम से कम 10 से 15 नगर सेवक टिकट लेने के लिए शिवसेना में चले आएंगे। जी, और ये बहुत सारे अफवाहें भी हम लोग सुन रहे कि मतलब बहुत सारे भाजपा के जो नगर सेवक हैं वो बीजेपी, जो भाजपा के वो शिवसेना में आने वाले। तो ये जो है, आप तो इंटरनली बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो क्या इसको आप सच मानते हैं कि इसको भी आप? देखिए, अभी कुछ ऐसी बातें हुई नहीं है, और इस प्रकार का लेना, किसी को न लेना, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये सब हमारे यहाँ के नेता आदरणीय सरनाईक साहब नक्की करेंगे, और वो जो तय करेंगे, वो जो जिस दिशा में हम लोग को लेके जाएंगे, उस दिशा में उनके साथ में चलेंगे। जी, आपके हिसाब से बीजेपी में अनिल टाटे जी और सचिन महात्रे, दोनों में से अच्छा नेता कौन है आपके हिसाब से? वापस कहूंगा कि सचिन महात्रे से अच्छा अनिल टाटे है। ओके, अनिल टाटे जी तो अभी आए हुए, और फिर भी आप सचिन महात्रे जी को देखिए, कभी अभी आया कि कभी आया, वो चीज मत देखिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पहले के भी शीर्ष यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने के पार्टी में 3, 9, 16, 14, 12 इतने तक के नगर सेवक तक सिमट के रह गए। और जब नेताजी ने कमान संभाल ली तो महापालिका में सत्ते में काबिज हो गए। तो इसी प्रकार से है कि
कल आया है, यदि उसमें गुण यदि अच्छा है, जी लोगों के लिए दौड़ सकता है, भाग सकता है, तो उसको बारे में अच्छा बोलना तो स्वाभाविक है। जी जी मुझे ये बताइए, जैसे आपने पूरा संघर्ष आपका बताया, जैसे केस हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल किए, आप आज ये पोजीशन पे। इन फ्यूचर आने वाला इलेक्शन अगर आपको जो यहाँ की जो जनता है वो पूर्ण बहुमत से जिता देती है, तो यहाँ पे आते साथ पहला ऐसा 5 काम क्या करेंगे आप, यहाँ के जो परिसर है इसको डेवलप करने के लिए? सबसे पहला मेरा रहेगा बच्चों के लिए खेल का मैदान आपको, और एक बहुत बड़ा गार्डन, और इस प्रकार के जो विकास आराखड़ा है, जो डेवलपमेंट प्लान है जो अभी आएगा, वो जगह का मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसका प्रोविजन आदरणीय मंत्री महोदय जी के माध्यम से करके रखा हूँ। क्योंकि जहां भी जाता हूँ, बच्चों मैच रखते हैं तो जाके देखते हैं, हम लोग प्रमुख अतिथि में बुलाते हैं, हमारे हाथों से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो हमें बहुत शर्म होती है, लगती है। और उसी का नतीजा है कि अच्छा यहाँ फायर स्टेशन का प्रोविजन किया गया है, और एक पानी की टाकी का प्रोविजन किया गया है, बहुत बड़ा पार्क का जमीन का प्रोविजन रिजर्वेशन में कर किया है, खेल का मैदान का भी किया है। खाली डेवलपमेंट आने तो दीजिए, तब आपको दिख जाएगा कि हमारा शिक्षा जो है, यहाँ तक 10वीं से 12वीं तक शिक्षा होना चाहिए। इंग्लिश जिस तरह से आप पढ़ाने के लिए, लोगों को आज इंग्लिश के बिना कुछ होता नहीं है, तो इंग्लिश पढ़ाई भी जिस तरह से मराठी होती है, हिंदी होती है, गुजराती होती है, उस तरह से इंग्लिश पढ़ाई भी होनी चाहिए। क्या बड़े के बच्चे खाली इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़े? ये चीज हमारी पहली प्राथमिकता हो। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा अवश्य करेंगे। जी आने वाले 5 साल में अपने आपको आप कहाँ दिख रहा है, अगर नगर सेवक नहीं बने तो? नगर सेवक नहीं बने तो समाज सेवक का अधिकार हमको किसने छीना है? समाज सेवक समाज सेवा करते रहेंगे। और गाइस, ये थे राममोहन शर्मा जी हमारे साथ में, और बेपाक सारी चीज़ें, ये जो स्टोरी इन्होंने सुनाई हुई है, ये इनके व्यक्तिगत जो भी लाइफ में स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें हुई है, सारी चीज़ें हमने देखा। आने वाले टाइम में मैं होप करूँगा कि इतना स्ट्रगल आपने किया है तो कुछ नहीं तो आप नगर सेवक बन के फिर आए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बैठ के हम एक बार और इनका पॉडकास्ट करें, और नगर सेवक बनने के बाद की जो जर्नी है वो हम पूछे। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आप यहाँ पे आए, आपने बुला करके हमारे बेबाक बातों को सुना और आपके सामने रखने का मौका दिया, इसलिए आप सभी पूरी टीम को धन्यवाद। जी थैंक यू।